So let's start today's class. What we have completed yesterday. हमने कल क्या esophageal varices and assessment, malaria intervention, hepatitis, anastasis, hepatitis A, and hepatitis B. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. What do you mean by esophageal varices? Online students, what do you mean by esophageal varices? Dilated and tortuous vein of submucosal layer of esophagus. Yes, so the veins of esophagus become dilated and tortuous. क्यों होता है ये? Okay. Harshil, please go to some good network area. आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है. Caused by portal hypertension. Okay, yes. So सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा तो धीरे धीरे ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लीवर जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एंड ड्यू टू दैट इसोफेजियल वेराइसिस होगा. जैसे जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता रहेगा, सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ता रहेगा, सो इसोफेजियल वेराइसिस में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है? ऑनलाइन स्टूडेंट, Liver cirrhosis. नो, ब्लीडिंग इसोफेजियल, हाँ, इसोफेजियल वेराइसिस. तो इसोफेजियल वेराइसिस कभी भी ब्लीड हो सकते हैं अगर सर्कुलेशन जो है उसका प्रेशर और बढ़ता गया तो. Okay, and bleeding varices is a life-threatening situation. It is emergency situation for us. Okay, what are the assessment findings? Okay, online students. What are the signs and symptoms? बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स लीवर फेलियर है तो उसके ही होंगे. मेन साइन एंड सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि इसोफेजियल ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस है तो हिमेटेमेसिस स्टार्ट हो जाएगा. एंड जब रेगुलर इसोफेजियल वेराइसिस होगा तब पेशेंट को स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी. द पेशेंट विल फील डिस्फेजिया बिकॉज वो डायलेटेड वेन्स है. एंड अगर जो भी पेशेंट सिरोसिस वाला होता है, डॉक्टर्स एवरी 2 मंथ एवरी मंथ उसका एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि डायलेटेड वेन्स हुई है कि नहीं. अगर पहले से ही देखने मिल जाए, चलो पेशेंट का लीवर डैमेज हो गया है, ये महीने एंडोस्कोपी करी डॉक्टर ने, उसकी वेन्स अच्छी थी, नेक्स्ट मंथ फिर से करी वो भी अच्छी थी, थर्ड मंथ में जब करी देन डॉक्टर हैज आइडेंटिफाइड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इसोफेजियल वेराइसिस. तो डॉक्टर विल नॉट वेट फॉर इट टू ब्लीड. फिर वेट नहीं करेंगे बिकॉज वो कभी भी ब्लीड हो सकता है, सो पहले से ही ट्रीटमेंट कर देंगे. सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay, yes. Online students, what is this read important point? Rupture के પછી resultant फंगस ऐसे esophageal varices कोई primary concern है कारण के life-threatening situation. Okay, yes. हमें कैसे पता चल जाएगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस हुआ है? ओके, एक वो होगा. फिर मेन साइन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को ब्लीड हो रहा है अंदर? चलो, हिमेटेमेसिस नहीं हुआ, नीचे जा रहा है ब्लड, पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, स्टमक से आगे बढ़ रहा है, सो मेलिना होगा, बट वो तो इमीडिएटली बाहर नहीं आएगा. तो फिर कैसे पता चलेगा कि अंदर ब्लीडिंग हो रहा है? ब्लीडिंग होता है तब क्या चेंज होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग इंटरनल ब्लीडिंग? એટલું એ જ હશે, બીજું? And online students,
How to identify a person is experiencing internal bleeding? चलो एक क्वेश्चन है आपको ऐसा सिनेरियो दिया है कि आपके पास एक पेशेंट है esophageal varices and you are caring for that patient. Which sign and symptom you have seen in patient which indicates the patient is experiencing internal bleeding? चलो बोलो, क्या देखा आपने ऐसा? क्या चीज आप मॉनिटर करोगे जिससे कि आपको पता चले कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है? बोलो. दिस इज नॉट गुड. यस, वाइटल से पता चलेगा. वाइटल साइंस पेशेंट के चेंज हो जाएंगे. सो जो भी इसोफेजियल वराइसिस वाला पेशेंट होता है उसको वाइटल्स मॉनिटरिंग प्रॉपर करना होगा. विच वाइटल साइंस विल चेंज? क्या चेंजेस होंगे वाइटल साइंस में भी? कौन से चेंज होंगे? क्या चेंजेस होंगे? Yes, blood pressure will drop, heart rate and respiratory rate will increase. So ये क्लासिकल साइन है. जब भी कोई पर्सन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करता है ये वाइटल साइंस चेंज हो जाएंगे. ओके. देन हमने इंटरवेंशंस देखी. रेगुलर इंटरवेंशंस हम क्या करेंगे? सो पेशेंट की वाइटल्स मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखेंगे बिकॉज अगर सोचो कि ब्लीड हो गया तो एस्पिरेट ना हो जाए. सो एलिवेटेड रखना है. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मॉनिटर करना है बिकॉज जैसे पेशेंट खड़ा होगा पेशेंट विल एक्सपीरियंस हाइपोटेंशन. देन असाइड से मतलब लीवर फेलियर है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा, हाइड्रोसोरेक्स होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा तो लंग साउंड हमें सुनते हैं. पल्मोनरी कंजेशन होंगे तो लंग साउंड क्रैकल्स सुनाई देंगे हमें. सो वो प्रॉपर्ली ऑस्कल्टेट करना है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही वो चेक करेंगे. फिर अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है बिकॉज पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, सो अगर हाइपोक्सिक है पेशेंट तो हम ऑक्सीजन भी देंगे. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते रहना है. पेशेंट को अगर इसोफेजियल वराइसिस है, ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा है, पोर्टल हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो फिर हम पेशेंट को एनपीओ कर देंगे. देन आईवी से हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे बिकॉज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, जनरल सिस्टमिक हाइपरटेंशन नहीं होगा पेशेंट को. सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है सो हमें वो रिस्टोर करना होगा. हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट वैल्यूज चेक करेंगे. क्रॉस मैच और वो सब कोएगुलेशन स्टडीज भी एबनॉर्मल होगी. सो क्रॉस मैच वो सब हम लेके रखेंगे. व्हाट इफ की अचानक ब्लीडिंग हो जाए तो तब हम ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है और ज्यादा सैंपल लेंगे पेशेंट को ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा. सो पहले से ही लेकर रखना है. क्रॉस मैच सब कुछ रखना होगा हमें पेशेंट को. जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे सकते हैं. अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है सो इमीडिएटली आईवी से वेजोकंस्ट्रिक्टर देना होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. एंड एनजी ट्यूब आती है स्पेशल इसोफेजियल वराइसिस की, वो एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है. उसमें बलून होता है जिससे वो इंफ्लेट हो जाएगा तो इसोफेगस कंस्ट्रिक्ट हो गए मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. पर एनजी ट्यूब भी आती है, बलून टेम्पोनेट भी आता है. पहले के टाइम में बलून टेम्पोनेट ज्यादा यूज होता था बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा थी कि वो प्रॉपर कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता था, रप्चर होने के चांसेस थे, पेशेंट को इंजरी हो सकती थी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था. तो उसकी वजह से अब एनजी ट्यूब ही मेजर कॉमनली यूज होती है. अब एक बार पेशेंट स्टेबल हो गया, चलो ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, सो दूसरी बार होगा वो भी तो है, दूसरी बार भी हो सकता है. सो एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए फिर पेशेंट को अब हमें प्रॉपर सर्जरी करके एंडोस्कोपिक या सर्जिकल रिपेयर करके इसोफेजियल जो वराइसिस है उसको ठीक करना होगा. वरना आधे घंटे घंटे बाद फिर से ब्लीड हो सकता है. पोर्टल हाइपरटेंशन तो इंक्रीज ही होगा. सो वो चीज ध्यान रखनी है. एंड ऑलरेडी पेशेंट ब्लड लॉस एक्सपीरियंस कर रहा है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है, तो पेशेंट को बोलना है कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे वेगस नर्व स्टिम्युलेट हो एंड वेजोवेगल रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट हो. वेजोवेगल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वेगस नर्व स्टिम्युलेट होगी तो क्या होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Sudden drop in blood pressure. सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. सो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा. इतने कम ब्लड प्रेशर में टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो सकता एंड पेशेंट की डेथ हो सकती है. इसीलिए पेशेंट को ये सब अवॉइड करना है. एंड एंडोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कौन कौन सी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विच आर द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर? Endoscopic injection, sclerotherapy, and endoscopic variceal ligation. यस. सो स्क्लेरोथेरेपी एंड लाइगेशन ये दोनों एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है. टेल मी व्हाट इज स्क्लेरोथेरेपी, वो क्या है, कैसे होता है?
આપણે એન્ડોસ્કોપી સ્ક્લેરોસિસ એજન્ટ જે હશે ઇન્જેક્ટ કરીશું વેરાઈસિસ અને જેના લીધે ઇન્ફ્લામેશન અને થ્રોમ્બોસિસ થશે તે પ્રિવેન્ટ કરીશું. यस, सो एंडोस्कोप जो इंसर्ट किया है उसी वक्त वो एंडोस्कोप से वेरिसियल जो वेराइसिस है, इसोफेजियल वेराइसिस, उसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है. इंजेक्शन के अंदर क्या दवाई होती है? स्क्लेरोसिंग एजेंट और स्क्लेरोथेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं. वो ड्रग सीधा वेरिसियल वेन्स में दे सकते हैं या उसके आसपास. उससे वो सारा मतलब वैनिश हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा. सो उससे वो ठीक हो जाएगा, सबसाइड हो गया. इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या हो सकता है? ओके, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होगा इसकी वजह से? फेस पेन, प्लूरल डिफ्यूजन, एस्पिरेशन निमोनिया, esophageal fracture, perforation of the cell. यस, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. नेक्स्ट हमने देखा था वेरिसियल लाइगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? એન્ડોસ્કોપ ઇન્સર્ટ કરીને આપણે જે વેરાઈસિસ છે એ બધું જે રબર બેન્ડ જે છે એ પ્લેસ કરીશું અને એ એના લીધે જે પ્લેસ કરીશું જે રબર બેન્ડ એના લીધે જે વેરાઈસિસ છે એ કન્સ્ટ્રક્શન થઈને આપણે બ્લડ પતપ કરીશું. ओके, सो इन शॉर्ट एंडोस्कोप इंसर्ट करके हम वहां पर रबर बैंड से टाइट कर देंगे. जो डायलेटेड, सबसे ज्यादा डायलेटेड पोर्शन होगा वहां पर रबर बैंड लगा देंगे, इलास्टिक वाला. एंड एक नहीं, बहुत सारे होते हैं. सो धीरे धीरे वहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नेक्रोस हो जाएगा एंड फ्लाउश ऑफ हो जाएगा, अपने आप से वो निकल के गिर जाएगा. बट इट विल टेक 3 to 7 days, हफ्ते का टाइम लगेगा ये पूरा होने में, ठीक होने में. ओके, सो ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हुई. सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर्जरी करके क्या कर सकते हैं हम? શન્ટ પ્લેસ કરી हाँ, शंट कर सकते हैं. ये शंटिंग मतलब ओके, किस में शंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? इसोफेजियल वेन्स में या कहीं और? शंटिंग करेंगे कहाँ पर? नो नो, आई एम आस्किंग. ओके, जो शंटिंग, जो सर्जरी है, वो सर्जरी नेक में करेंगे, इसोफेगस में कि कहीं और? इसोफेगस की वेन का सर्कुलेशन हमें डाइवर्ट करना है. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर किसका ब्लड हम शंट करके डाइवर्ट कर रहे हैं? इसोफेगस वेन्स का या कहीं और का? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हम पोर्टल सर्कुलेशन को डाइवर्ट कर रहे हैं. अल्टीमेटली इसोफेगस तक ही ब्लड नहीं पहुंचेगा. सो अल्टीमेटली वो हुआ, बट डायरेक्टली हम डाइवर्जन इसोफेगस की वेन्स का नहीं कर सकते. पोर्टल सर्कुलेशन का ब्लड डाइवर्ट कर देंगे, सो अल्टीमेटली इसोफेगस में वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंटिंग प्रोसेस. आई विल जस्ट टेल यू द नेम एंड यू हैव टू टेल मी कि उसमें किसके बीच में शंटिंग क्रिएट होता है. पोर्टल क्या, पोर्टा केबल शंटिंग मतलब ओके, ऑनलाइन एंड हाँ, सो नेम से ही पता चल गया, पोर्टा कैवल. सो पोर्टल वेन इज शंटेड और एनास्टोमोस टू द इंफीरियर वेना केवा. डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्प्लेनिक वेन लेफ्ट वेन. हाँ, सो स्प्लीनिक वेन को लेफ्ट रीनल वेन के साथ अटैच करेंगे, एनास्टोमोसिस करेंगे. हमने कल देखा था कि पोर्टा केवल शन में भी साइड टू साइड, एंड टू साइड था, सेंट्रल स्प्लीनोरीनल था, बट
अगर एग्जाम में इसके सिवा और कोई भी शंटिंग का नाम आया तो आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि किसका शंटिंग किया है। सो आपको पता चल जाए एग्जाम में कि क्या हुआ है। मीजोकेबल शंटिंग मीन्स superior message to inferior vena. yes, mesocaval means the drink weight is anastomos to inferior vena cava. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt tips मतलब okay. Okay, online students, what is tips? नॉर्मल जो पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन एंड हिपेटिक जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वो हिपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन कंबाइन होके वो नॉर्मली सिस्टम में जाता है। बट ये सीरोसिस हो गया था तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, तो इतनी अच्छे से जा नहीं पा रहा था, तो हमने क्या किया, स्टेंट रख के उसकी वेन हमने डायलेट कर दी। सो पूरा पोर्टल का सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। रेगुलर नॉर्मल एनाटॉमी नॉर्मल सर्कुलेशन ही है, हमने कुछ भी जोड़ा कुछ नहीं किया है, बस वहां पर स्टेंट रख दिया। सो वो डायलेटेड रहे एंड मेजोरिटी ऑफ ब्लड फ्लो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए। ओके, सो ये सारे हमने देख लेते। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। बहुत सारे रीजंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, मेडिकेशंस, कुछ हिपेटोटॉक्सिक मेडिकेशंस या कुछ बैक्टीरिया वायरस के जो टॉक्सिन्स होते हैं जो रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, सो वो टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। ओके, हमने उसके टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स होते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis B, and hepatitis. Yes, A, B, C, D, E. These are the types. फिर हमने उसके stages and sign and symptoms देखे थे. How many stages are there? 3 stages: pre-icteric, icteric, and post-icteric. Okay, so pre-icteric, icteric, and post-icteric. What do you mean by icterus or icteric? Interest means yellowish discoloration, appearance of तो jaundice. जो हम जॉन्डिस बोलते हैं वो, सो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा पूरी बॉडी का, स्क्लेरा कंजक्टिवा सब कुछ मतलब येलो येलो हो जाएगा, दैट इज इक्ट्रिक स्टेज। सो प्री इक्ट्रिक स्टेज मतलब जॉन्डिस नहीं हुआ है, जॉन्डिस के पहले का स्टेज। साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो हमें याद रखना है। व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री इक्ट्रिक स्टेज? Analyze fatigue, anorexia, diarrhea, headache, polyarthritis, elevated serum. यस, एंड ब्लड टेस्ट करेंगे तो सीरम बिलिरुबिन ज्यादा आएगा, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड आएंगे, एंड दिस इज हाईली ट्रांसमिसिबल। लाइक जब प्री इक्ट्रिक स्टेज में होता है तब वो पर्सन दूसरे को इजीली इन्फेक्ट कर देगा। इक्ट्रिक स्टेज में क्या होगा? यस, और बाकी के सिम्टम्स? ओके, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स इन इक्ट्रिक स्टेज? येलो इक्ट्रिक है मतलब येलो दिख रहा है, जो सारे आप देख सकते हो। येलो स्क्लेरा दिखेगा। फिर अगर हमें ये अलग अलग नहीं बोलना है कि येलो स्क्लेरा कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन नेल बेड्स स्किन सब येलो हो गया, ऐसा नहीं बोलना है। सो डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं इक्ट्रस मतलब सब आ गया उसमें कि येलोइश डिस्कलरेशन हो गया है। यूरिन भी एकदम डार्क येलो टी कलर की होगी, स्टूल भी वैसा क्ले कलर का होगा बिकॉज हायर लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अब ब्लड टेस्ट करोगे तो बिलिरुबिन भी एलिवेटेड होगा, ये सब हमें पता चलेगा। जो प्री इक्ट्रिक स्टेज के साइन एंड सिम्टम्स थे वो सबसाइड हो जाएंगे, फटीग एंड एब्डोमिनल पेन रहेगा और शायद सीवियर हो सकता है, बाकी के सिम्टम्स चले जाएंगे। पोस्ट इक्ट्रिक में क्या होगा? यस, सो
पोस्ट सिक्टिक फेज में धीरे धीरे अब जॉन्डिस के सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, यूरिन स्टूल सब नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल कलर का स्क्लेरा कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन नेल मेड स्किन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, जो एलिवेटेड एंजाइम्स है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होंगे, बिलीरुबिन जो एलिवेटेड था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होगा। सो ये सारे सब जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर हमने फर्स्ट देखा था हेपेटाइटिस ए। ओके, कॉमनली किसको ज्यादा होता है हेपेटाइटिस ए? हॉस्टल्स, डॉर्मेट्रीज, हाँ, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्राउडेड कंडीशन में जो रहता है हाँ, क्राउडेड में रह रहे या पुअर सैनिटेशन है, अच्छे से सैनिटेशन नहीं है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, फीकल ओरल रूट। फिर फीकल ओरल रूट से कैसे होगा? सो देर आर सो मेनी वेज, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, पैरेंटल, फिर कंटामिनेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसके हाथ का खाना खा, देर आर सो मेनी रीजंस। ओके, incubation period and infectious period, they will not ask you, this is for your knowledge, 15 to 50 days incubation, infectious 2 to 3 week before development of jaundice and 1 week after development of jaundice। टेस्टिंग कैसे पता चलेगा पर्सन इज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए? HIV क्यों याद आता है मुझे? ओके, अनदर, yes, online students, how to diagnose that person is suffering from hepatitis A? एंटीबॉडी। ओके, एंटी HIV होगा, एंटीबॉडीज होगी इन शॉर्ट HIV के अगेंस्ट, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिकली IgM एंड IgG वो एलिवेटेड होंगे, नॉर्मली होते ही है ब्लड में बट एलिवेटेड होंगे, दिस कंफर्म्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV। मेन कंफर्मेशन हमें एंटी HIV से मिला बिकॉज वो एंटीबॉडीज थी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हेपेटाइटिस ए की? फुल मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए? खबर नहीं। fulminant hepatitis, that is fatal, patient can die with fulminant hepatitis। next time कदाच HIV आए तो समझ लीजिए हेपेटाइटिस की बात करूँ छे। prevention, how to prevent this? Municipal water, screening of food handlers, yes, vaccine like hepatitis A ની જેને નાની બી હોય 2 ડોઝ હોય છે મતલબ 6 મંથ ના interval, okay, immunoglobulin hepatitis B infection था yes। so prevention में strict hand washing करेंगे, hand hygiene करेंगे properly तो होगा। जो हमें पता है fecal oral route है तो contaminated water proper treatment करनी है उसकी। जो food handlers है उनका प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए whether they are infected with hepatitis A or not, then needle precaution लेंगे। अगर पर्सन को इन्फेक्टेड है वो नीडल आपको लगेगी तो पॉसिबिलिटीज है हो सकता है स्टूल उसका लाइक टच नहीं करना है, स्टूल प्रिकॉशंस भी लेने हैं। सो ये सब ध्यान रखोगे। एंड हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन ले सकते हैं, 2 डोजेस होते हैं, दोनों डोज में 6 मंथ्स का इंटरवल होना चाहिए। आज लिया तो 6 महीने बाद दूसरा डोज होगा। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अवेलेबल है, इन्फेक्शन हो जाता है सो इमीडिएटली फाइट करने के लिए दो यू हैव टेकन द वैक्सीन बट ये इम्यूनोग्लोबुलिन आप ले सकते हो जिससे बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Strict and frequent hand wash to please preventing all state of hepatitis। yes, strict and frequent hand washing is the key जिससे हम मेजोरिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी
कौन से इंडिविजुअल्स, तो ऑल एज ग्रुप में अफेक्ट होता है, आईवी ड्रग यूजर्स में कॉमन है, जो फ्रीक्वेंटली डायलिसिस करवाते हैं, बिकॉज वो ब्लड कंटामिनेटेड हो जाएगा तो भी उनको प्रॉब्लम होगा। एंड हेल्थ केयर पर्सनल्स भी रिस्क पर है, बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग टू द हेपेटाइटिस बी पेशेंट फ्रीक्वेंटली, सो ये हम भी रिस्क में आ जाएंगे। ट्रांसमिशन होता कैसे है? blood and body fluid contacts. यस, सो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, सो उसमें सब आ गया, आईवी ड्रग यूजर्स, पेरेंटल रूट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोडायलिसिस, सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उसमें सीमेन होगा, सलाइवा होगा, सो सारे आ गए उसमें। सो मेन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स हो गया। ओके, देन इंक्यूबेशन पीरियड 60 to 180 days। टेस्टिंग कैसे करोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी? ओके, serological marker my HbA1c दैट इज एंटीजन। hepatitis B antigen antibodies हाँ, so antigen HBsAg, hepatitis B surface antigen, that is antigen. HBsAg is antigen. Okay, so एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से पता चल जाएगा। so एंटीजन कौन सा है? ब्लड टेस्ट करेंगे और क्वेश्चन की ब्लड के अंदर HBsAg लेवल प्रेजेंट है, मतलब HBsAg पॉजिटिव है, वो है। These are the antigens, foreign body of some virus। वो वायरस ब्लड में होता है तो वो एंटीजन रिलीज करता है। सो अगर किसी पर्सन के ब्लड में HBsAg पॉजिटिव है, मतलब वो एंटीजन प्रेजेंट है, एंड पर्सन, वी कंफर्म दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटी HBV, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, ये जो एंटीजन था उसके अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही है, तो भी कंफर्म करेगा कि यस, ऐसे तो हमारी बॉडीज को जरूरत पड़ी नहीं, बट इन्फेक्शन हुआ इसीलिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज क्रिएट की ना। सो इट आल्सो इंडिकेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, बट द गुड थिंग कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है, सो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, सो ये दोनों हमें पता चल जाएगा। ओके, देन अगर हाँ कोई पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ है, आज हुआ है, 6 महीने बाद भी आपने HbsAg चेक किया और वो अभी भी पॉजिटिव है, मतलब HbsAg दैट इज एंटीजन। एजी एंटीजन છે, એન્ટીજન વાયરસ કે બેક્ટેરિયામાંથી આવે, મતલબ એન્ટીજન ઓલવેઝ ફોરેન બોડી હોય, એન્ટીબોડી આપણી હોય, એન્ડ એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન થાય। સો એન્ટીજન વર્ડ આવે એનો મતલબ કે આપણી બોડીનું નથી, એ બહારનું છે કશું। સો HbsAg अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इधर द पर्सन इज अ कैरियर, अभी भी वो कैरियर है, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है वो प्रेजेंट है, बट सिम्टम्स नहीं है, मतलब कैरियर को, मतलब कैरियर का मतलब कि वो पर्सन के अंदर है बट वो सोए हुए है, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इधर द पर्सन विल बी कैरियर और क्रोनिक हेपेटाइटिस आइडेंटिफाई करता है। आइडियली अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाना चाहिए, बट उसने नहीं लिया या ध्यान नहीं रखा कि क्रोनिक हो गया, तो ही 6 महीने बाद HbsAg पॉजिटिव आएगा। ओके, देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? chronic liver disease થઈ શકે અને hepatocellular carcinoma. Okay, online students, what are the complications of hepatitis B? Hepatitis, liver disease, cirrhosis, and primary hepatocellular carcinoma. Yes, so fulminant हो सकता है, हेपेटाइटिस क्रोनिक लीवर डैमेज भी हो सकता है, डिजीज सिरोसिस हो सकता है, क्रोनिक लीवर डैमेज के बाद सिरोसिस हो जाएगा, एंड कैंसर भी हो सकता है। ओके, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो सेम प्रॉपर हैंड वॉशिंग का हमने देखा था, पेरेंटल रूट मतलब प्रिकॉशन लेंगे, नीडल प्रिकॉशंस लेंगे, नीडल स्टिक इंजरी ना हो ऐसा ध्यान रखेंगे। देन सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स का टेस्टिंग करवाना होता है, बिकॉज वो मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो प्रेगनेंसी में HIV, HbsAg एंड HCV, ये तीनों का ट्रांसमिशन टेस्ट होता है। HHH का टेस्ट बहुत कंपलसरी है। अगर फॉर एग्जांपल आप, वी आर हेल्थ केयर वर्कर्स, अगर आपको किसी पेशेंट का नीडल स्टिक हो जाता है, so immediately you have to do the HHH test of that patient। पेशेंट का HHH टेस्ट करना है, कोई भी पॉजिटिव है, सो इमीडिएटली आपको एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, वरना फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोटोकॉल।
सारे पर्सन का, प्रेग्नेंट फीमेल्स का अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है, हमारा कराएंगे तो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज जैसे ही नीडल स्टिक होती है वैसा नहीं हो जाता। पेशेंट का करवाना होता है ट्रिपल एच टेस्ट, अगर उसमें से कोई भी पॉजिटिव आया, HIV, HCV या HBV, तो फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। ओके, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना है, बिकॉज वो बॉडी फ्लूइड से भी होता है। देयर इज अ वैक्सीन अवेलेबल, वैक्सीन सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को तो कंपलसरी लेनी होती है, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन वहां पर कोई ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा है जहां पर फॉर श्योर उसको लाइक देयर आर चांसेस हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, कोई भी हेपेटाइटिस प्रिवेलेंट है, दो द पर्सन हैज टेकन द वैक्सीन, बट इम्यूनोग्लोबुलिन लेके जाना प्रोटेक्शन होगा, लाइक इट इज अ प्रिवेंटेटिव मेजर। अगर हो भी जाए तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, तो फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा बॉडी को। सो दैट इज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन अकर्स ईयर राउंड, मतलब पूरे साल में कभी भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो नॉट सीजनल। ये सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी में भी नॉन सीजनल लिखा था, यहाँ पर ईयर राउंड लिखा, नॉन सीजनल लिखा होता तो क्या जाता, बट द सेम मीनिंग इज सेम, ईयर में कभी भी हो सकता है। इन्फेक्शन कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, कोई भी पर्सन में हो सकता है। इन्फेक्शन विद HCV इज कॉमन अमंग IV ड्रग यूजर्स, एंड द मेजर कॉज मेजर कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। यस, जो IV ड्रग यूजर्स है, जो नीडल शेयर करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होता है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ज्यादा हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स आर सिमिलर टू दोज फॉर HBV बिकॉज हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड पैरेंटली। रिस्क फैक्टर्स दोनों के सेम है, बिकॉज हेपेटाइटिस बी भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से हो जाता है, हेपेटाइटिस सी सिर्फ ब्लड से होगा, नॉट विद द बॉडी फ्लूइड। दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो कौन से इंडिविजुअल्स को रिस्क है हेपेटाइटिस सी होने का? पेरेंटल ड्रग यूजर्स, क्लाइंट रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको कुछ ऐसी बीमारी है लाइक मेजर थैलेसीमिया है, तो बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उसको रिस्क है। हेल्थ केयर पर्सनल्स, वी आर एट द रिस्क। दोज बोर्न बिटवीन 1945 टू 1965, बिकॉज उस वक्त पर क्या था, सबसे ज्यादा लाइक ऐसा कोविड सबसे कॉमन, अभी आउटब्रेक हुआ था ना, वैसे 1945 टू 1965 वाला पीरियड था, तब हेपेटाइटिस सी के ज्यादा लाइक स्प्रेड हो गया था, तो जो तब बॉर्न हुए होंगे उनको रिस्क सबसे ज्यादा है। प्रिजनर्स में भी होता है, बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क एक्टिविटीज दैट दे डू इन द प्रिजन, सो इसी वजह से उनको ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन कौन सा है? सो याद रखना है, ओनली थ्रू ब्लड, नॉट थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, इसमें ये चीज याद रखनी है। सो सारे का ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस ए का फीकल ओरल रूट, बी का ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, सी का ब्लड। ओके, सेम एज फॉर HBV, प्राइमरी थ्रू द ब्लड, सो ब्लड याद रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 weeks to 6 months, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। टेस्टिंग हमें कैसे पता चलेगा पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम? सो HCV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर मिलेगी। सो HCV इज द एंटीबॉडी टू hepatitis C virus and is measured to detect the chronic state of hepatitis C. जितनी एंटीबॉडीज ज्यादा, उतना वायरस ज्यादा है, इसीलिए बॉडी फाइट कर रही है। यस, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है हेपेटाइटिस सी के? क्रोनिक लीवर डिजीज, डैमेज होगा, सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो सकता है। दैट इज व्हाई B and C आर वेरी फैटल, वो अच्छे नहीं है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, नीडल प्रिकॉशन, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द ब्लड डोनर्स, तो वो सबका स्क्रीनिंग करने से हम प्रिवेंट कर पाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस डी। ये लाइक आपको कभी देखने नहीं मिलेगा कि हेपेटाइटिस डी अलोन किसी को हुआ है। हेपेटाइटिस ए अकेला हो सकता है बिकॉज ऑफ ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, हेपेटाइटिस बी हो सकता है रॉन्ग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से, हेपेटाइटिस सी भी अकेला हो सकता है ओनली बाय द ब्लड, बट हेपेटाइटिस डी कैन नेवर बी अकर इन अ पेशेंट अलोन। हेपेटाइटिस डी अकेला नहीं हो सकता है। लेट्स स्टडी अबाउट हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी इज कॉमन इन द मेडिटेरेनियन एंड मिडल ईस्टर्न एरियाज, जो मिडल ईस्टर्न एरियाज है वहां पर सबसे ज्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस डी अकर्स विथ हेपेटाइटिस बी एंड causes infection only in the presence of active HBV. So ये चीज याद रखनी है, हेपेटाइटिस डी होने के लिए हेपेटाइटिस बी होना चाहिए, हेपेटाइटिस डी अकेला नहीं होगा। कौन से पर्सन को हेपेटाइटिस डी इंफेक्शन होगा? जिसको एक्टिव हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन है,
तो ही हेपेटाइटिस बी होगा, डायरेक्टली हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता. सो दिस इज द डिफरेंट थिंग. Co-infection with the delta agent, that is HDV, intensifies the acute symptoms of hepatitis B. पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से रिस्क बढ़ गया हेपेटाइटिस डी होने का. अगर उसको हेपेटाइटिस डी भी हो गया तो दोनों साथ मिलकर हेपेटाइटिस बी का वर्स बहुत सीवियर सिम्टम्स क्रिएट करेंगे, बिकॉज दो है. सो सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्यूट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इंटेंसिफाई हो जाएंगे सारे सिम्टम्स. Transmission and risk of infection are same as for HBV via contact with blood and blood products. So इसमें भी आप ऐसा देख सकते हो blood and body fluids. But ऐसा याद रखना है, hepatitis A fecal oral route, hepatitis B blood and body fluids, hepatitis C only blood, hepatitis D blood and body fluids plus hepatitis B. So hepatitis B के बगैर hepatitis D नहीं होगा. Prevention of HBV infection and with vaccine also prevents HBV. अब HBV प्रिवेंट करोगे तो HDV भी नहीं होगा. सो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लोगे तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा. सो उसकी वैक्सीन लोगे तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा, बिकॉज HDV डिपेंड्स ऑन HBV फॉर रेप्लिकेशन. बिकॉज जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो डिपेंड रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस पर फॉर रेप्लिकेशन. विदाउट हेपेटाइटिस बी HBV नहीं होगा. सो दिस इज द थिंग. ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको. अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पेशेंट हैज डायग्नोस कि हेपेटाइटिस डी, सो इमीडिएटली सोचना है कि हेपेटाइटिस डी है तो बी तो होगा ही, ऐसा. ओके. हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन से है हेपेटाइटिस डी के? सो ड्रग यूजर्स, क्लाइंट रिसीविंग हेमोडायलिसिस, क्लाइंट रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Transmission same as HBV. Incubation period 2 to 26 weeks. And testing, अगर blood test करेंगे तो hepatitis D की antibodies blood में present होगी. So serological HDV determination is made by detection of hepatitis D antigen. Okay, उसका antigen भी present होगा. hepatitis D का antigen मतलब virus का antigen होगा early in the course of the infection and by detection of anti-HDV antibody in the later stage disease. So जैसे ही पेशेंट का पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड है, सो अभी वायरस उतना एक्टिव नहीं है, बट ब्लड के अंदर उसके एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे. सो अर्ली जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो हमें एंटीजन देखने को मिलेगा. धीरे धीरे फिर हमारी बॉडीज उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी. सो लेटर स्टेज में एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव आएगा. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? क्रोनिक लीवर डिजीज, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है. हाउ टू प्रिवेंट? So because hepatitis D must coexist with hepatitis B, the precautions that help to prevent hepatitis B are also useful in preventing delta hepatitis. Because हमें पता है hepatitis D B के बगैर नहीं हो सकता. So अगर हम B को ही prevent करेंगे, उसके steps नहीं है तो automatically D prevent हो जाएगा. That is all about hepatitis D. Next is hepatitis E. Hepatitis E is a waterborne virus. वो पानी से फैलता है. So contaminated food and water ऐसा हो गया. So इसका भी रूट कौन सा होगा? Fecal oral route. Yes. So it is mostly common by a waterborne virus. Hepatitis E is prevalent in areas where sewage disposal is inadequate or where communal bathing is in the contaminated river is practiced. सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन? जहां पर सीवेज डिस्पोजल होता है, सीधा नदी के अंदर पानी छोड़ देते हैं या फिर नदी में ही नहाते हैं एंड ऐसा सब कुछ करते हैं. स्टूल भी वहां पर ही डेफिकेट करेंगे एट द रिवर बैंक और वो सब, तो उसकी वजह से पानी कंटामिनेटेड होगा, वो ही पानी खाने में यूज होगा एंड सब यूज होगा तो पेशेंट दूसरे लोगों को होगा. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज सेम एज एचएमवी, बिकॉज एचएमवी भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता था, तो इसके भी रिस्क इन्फेक्शन सेम होंगे. इन्फेक्शन विद एचईवी present as a mild disease except in infected individuals in the third trimester of pregnancy who have a high mortality rate. Yes, अगर कोई पर्सन को हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो जाएगा ना, सो इतने माइल्ड सिम्टम्स हो गए कि वो ट्रीटमेंट ना लेना तो भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक. हेपेटाइटिस ई इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस. सबसे माइल्ड होता है, कुछ भी सीवियरिटी नहीं होती है इसमें. विदाउट ट्रीटमेंट वो ठीक हो सकता है. बट अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को थर्ड ट्राइमेस्टर में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो गया तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा है. इट इज हाईली फैटल बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर हुआ तो मोर्टालिटी रेट बढ़ जाएंगे. बाकी अगर कोई कभी भी होता है तो मोर्टालिटी रेट है ही नहीं. दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस. इंडिविजुअल्स हु आर एट इंक्रीज्ड रिस्क, कौन से लोगों को ज्यादा होता है? ट्रैवलर टू कंट्रीज दैट हैव हाई इंसिडेंस ऑफ हेपेटाइटिस ई. जहां पर आप कोई ऐसी जगह पर ट्रैवल करो जहां पर हेपेटाइटिस ई ऑलरेडी ज्यादा है, लाइक इंडिया, Burma, that is Myanmar, Afghanistan,
अल्जीरिया, मेक्सिको, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस है। ईटिंग और ड्रिंकिंग ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ वायरस, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है तो आपको हो जाएगा। ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस ए, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 9 weeks। टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एचईवी इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ आईजीएन आईजीजी एंटीबॉडीज टू हेपेटाइटिस ई, एंटी एचईवी मतलब हेपेटाइटिस ई इंफेक्शन के लिए अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, सो एंटी एचईवी होगा एंड आईजीजी आईजीएम भी एलिवेटेड होगा। सो इससे हमें कंफर्म चल जाएगा, ए में भी आईजीएम आईजीजी एलिवेट होता था, ई में भी, बिकॉज दोनों फीकल ओरल रूट से है। कॉम्प्लिकेशंस, हाई मोर्टालिटी रेट इन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स, सो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है इन फीटल डिमाइस। अगर प्रेगनेंसी में हो गया तो फीटस की भी जान जा सकती है, बस दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। बाकी कोई रेगुलर इंडिविजुअल को हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ना फुलमिनेंट हेपेटाइटिस ना क्रोनिक लिवर डिजीज, कुछ नहीं। दिस इज अ माइल्डेस्ट फॉर्म, विदाउट ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाएगा, बस पेशेंट को खाने पीने में ध्यान रखना होगा, दैट्स इट। बट सिर्फ प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेटेड है। प्रिवेंशन कैसे करना है, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मेजर, सारे जो गंदे पानी है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। लोगों को अवेयर करना है सैनिटेशन के बारे में कि ऐसा कुछ ना करें, रिवर बैंक एंड वहां पर बाथिंग एंड वो सब अवॉइड करें। फूड हैंडलर्स हैं उनको बोलना है कि क्लीन वाटर यूज करें, सो उससे भी प्रिवेंट होगा। सो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन हमने देख लिए। नेक्स्ट है क्लाइंट एंड फैमिली होम केयर इंस्ट्रक्शन फॉर हेपेटाइटिस। अगर किसी के घर में किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके दूसरे मेंबर्स को क्या ध्यान रखना है वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी बॉक्स 49.10, how what instructions you will give to the family members uh, of which the person is suffering from hepatitis। तो उनको क्या ध्यान रखना है, होम केयर क्या करनी है, हैंड वॉशिंग मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड फ्रीक्वेंट, सबको हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करनी है। डू नॉट शेयर बाथरूम अनलेस द क्लाइंट स्ट्रिक्टली एडर्स टू पर्सनल हाइजीन मेजर्स, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करे पेशेंट तो फिर बाथरूम भी शेयर नहीं करना है, उसका बाथरूम भी अलग रखना है। Individuals wash clothes, towel, drinking and eating utensils and toothbrush and razors must be labeled and used only by the client। सब कुछ client का अलग होगा, उसके wash clothes, उसके towels, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, सब बर्तन सब कुछ अलग रखना है, टूथब्रश सब कुछ अलग रखना है, रेजर्स। दिस इज ओनली इन लाइक जो बॉडी फ्लूइड्स वाला था, सो हेपेटाइटिस बी में कर सकते हैं, ए में और उसमें जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेना विल बी बेटर। ओके, द क्लाइंट मस्ट नॉट प्रिपेयर फूड फॉर अदर फैमिली मेंबर्स, उसको खाना बनाने नहीं देना है, उसका इन्फेक्शन दूसरों को लग सकता है। अगर बीच में ऐसा हुआ था, पेशेंट गॉट हेपेटाइटिस, सो मेनी पेशेंट गॉट नो एचआईवी, सबको एचआईवी हुआ था। एक पानी पूरी वाला था और उसको एचआईवी पॉजिटिव था, उसको भी नहीं पता था दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी एंड उसको कुछ लग गया, सो द पर्सन स्टार्टेड ब्लीडिंग। उसने वॉश किया, बट वॉश करने के बाद नॉर्मली ऐसे पानी में डालकर उसने बनाना स्टार्ट कर दिया एंड वो ब्लीडिंग हो रहा था, उसने वॉश किया फिर भी ब्लीडिंग हो रहा था और वो सारा उसका ब्लड पानी में मिक्स हो गया एंड वो ही पानी सबने कंज्यूम किया, सो सबको हुआ था। सो इसी वजह से उसको खाना बनाने नहीं देना है। द क्लाइंट शुड ऑल्सो अवॉइड अल्कोहल एंड ओटीसी मेडिकेशंस, पर्टिकुलरली acetaminophen and sedatives because these medications are hepatotoxic, already liver inflamed है और पेशेंट कुछ हिपेटोटॉक्सिक चीजें कंज्यूम करेगा तो लीवर फिर रिकवर नहीं होगा, डैमेज होगा। सो पेशेंट को बोलना है अल्कोहल ना ले, दैट इज द सो वर्स्ट एनिमी ऑफ लीवर। सो अल्कोहल नहीं लेना है, ओटीसी मेडिकेशंस नहीं लेनी है और खास करके एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स PCM. PCM. In NCLEX, they don't call PCM. They call acetaminophen. So PCM, that is hepatotoxic, sedatives, वो भी नहीं लेना है because ये दोनों hepatotoxic है। जिसने फार्माकोलॉजी स्टडी किया है, टेल मी हाउ मच मैक्सिमम डोज अ पर्सन कैन रिसीव ऑफ एसिटामिनोफेन पर डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से जिसने फार्माकोलॉजी स्टडी किया है उसको पता होगा शायद, याद है तो। मैक्सिमम पर डे का कितना डोज ले सकते हैं, हम भी हेल्दी इंडिविजुअल्स भी इतना ही ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, वरना लीवर डैमेज हो सकता है। 4 ग्राम। 4 ग्राम पर डे, पूरे दिन का 4 ग्राम ही ले सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अगर कोई पेशेंट को फीवर होता है सो पैरासिटामोल के पाइंट्स आते हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांड नेम्स, कैबीमोल, फेबीमोल, ऐसे सब बहुत सारे नेम्स हैं, वो 1 ग्राम का होता है एक पाइंट। सो डॉक्टर मैक्सिमम 4 टाइम्स ही देते हैं।
अगर फिर भी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन करो, कुछ भी करो, बट अब पाइन नहीं दे सकते, मैक्सिमम 4 ग्राम हो गया है उसका। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, मोर देन 4 ग्राम अगर कोई पेशेंट लेगा तो लीवर डैमेज हो सकता है। That we all these things we will study in pharmacology. Okay. The client should increase activity gradually to prevent the fatigue. Patient को already fatigue हो रहा है तो धीरे धीरे एक्टिविटी करनी है, so fatigue ना हो. The client should consume small frequent meals consist of high carbohydrate and low fat food. लीवर का काम है फैट बाइल सिक्रेट करके फैट को डाइजेस्ट करना, एंड जो एक्सेस फैट होता है वो स्टोर करके रखता है। सो पेशेंट को बोलना है लो फैट फूड ले, तला हुआ ऐसा कुछ ना खाए, स्पाइसी भी ना खाए, ब्लेंड डाइट ले, एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। द क्लाइंट इज नॉट टू डोनेट द ब्लड, क्लाइंट अब ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकता, कोई भी हेपेटाइटिस हो। The client may maintain normal contact with person as long as proper personal hygiene is maintained, but crowd should be avoided. Yes, अगर पर्सन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है तो वो दूसरे के साथ बैठ सकता है, मिल भी सकता है, बिकॉज वो मेंटेन कर रहा है हाइजीन, तो इजीली तो स्प्रेड नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी बॉडी फ्लूइड से होता है, बाकी कोई भी बॉडी फ्लूइड से नहीं होता है। तो पर्सन अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है, आफ्टर डेफिकेटिंग आफ्टर यूरिनेटिंग प्रॉपर हैंड वॉश कर रहा है, तो दूसरे के साथ बैठ उठ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्राउड्स में नहीं जाना है स्पेशली। क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट सच एज किसिंग एंड सेक्सुअल एक्टिविटी शुड बी डिस्करेज विथ हेपेटाइटिस बी until surface antigen tests are negative. जब तक HbsAg नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक कोई पर्सन सेक्सुअल और इंटीमेट कांटेक्ट नहीं कर सकता, किसिंग और कुछ नहीं कर सकता। Plan frequent rest periods. The client needs to carry a medi-colored bracelet noting the date of hepatitis onset. उसको एक ब्रेसलेट पहन के रखना होगा, उसमें डेट लिखनी होगी कि ऑनसेट ये हुआ था। तो कोई अगर चलो कहीं पर गया है, सडनली वो बेहोश हो गया, कुछ हुआ उसके साथ, उसको हॉस्पिटल ले गया, तो वो तो बेहोश है, तो वो दूसरे को कैसे बताएगा कि आई एम हेपेटाइटिस पॉजिटिव? ब्रेसलेट होगा तो दूसरे को पता चलेगा द पर्सन इज हेपेटाइटिस पॉजिटिव, एंड वो प्रिकॉशन ले फॉर अवर सेफ्टी। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वी डोंट नो द पर्सन इज HIV और हेपेटाइटिस पॉजिटिव, सो हमें कैसे पता चलेगा? अगर ब्रेसलेट होगा तो हम प्रिकॉशंस ले पाएंगे कि पर्सन पॉजिटिव है, तो हम केयरफुल रहे। The client needs to inform the healthcare personnel such as medical or dental personnel of the onset of hepatitis. कोई भी केयर करवाने जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स को, डेंटल, सबको उनको उसको बोलना है कि मैं हेपेटाइटिस पॉजिटिव हूँ, मुझे ये टाइम पर ऑनसेट हुआ था। The client needs to keep a follow-up appointment with the PHCP and should check before taking any medications, vitamin supplements and herbal preparation. Yes, patient को follow-up regularly लेना है, and कोई भी सप्लीमेंट्स, हर्बल रेमेडीज या कोई भी मेडिकेशन, विटामिन, कुछ भी लेने से पहले PHCP को पूछना है कि मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं, खुद से नहीं लेना है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट होम केयर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है पेनक्रिएटाइटिस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे पेनक्रिएटाइटिस। Online students, please come back from break. Are you back? Should we start now? Online students, please come Yes. back from. Okay. So let's start with pancreatitis. What do you mean by pancreatitis? Online students, what do you mean by pancreatitis? Pancreas. Inflammation of pancreas. Now, there are two types of pancreatitis. Let's study about its description. Acute or chronic inflammation of pancreas with associated escape of pancreatic juices into surrounding tissue. जब inflammation हो जाएगा pancreas का, infection और inflammation, उसको हम pancreatitis बोलेंगे. It could be acute or it could be chronic. But जब ऐसा होता है, तब क्या होता है, जो pancreatic enzymes है, inflammation हो गया है, so pancreatic enzymes
पेनक्रियाटिक डक्ट से डिओडिनम में नहीं जाएंगे, सराउंडिंग टिश्यूज में लीक हो जाएंगे। सो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस occurs suddenly as one attack or can be recurrent with resolutions. सडनली अचानक से पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो गया, दैट इज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एंड फिर वो ठीक भी हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन अचानक से होता है एंड रिजॉल्व भी हो जाता है, बट वो बार बार हो सकता है। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होगा? इज अ कंटिन्यूअल इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज विद स्कार टिश्यू रिप्लेसिंग द पेनक्रियाटिक टिश्यू। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा एंड लंबे टाइम तक चलेगा, कंटिन्यू इन्फेक्शन रहेगा, फिर वो धीरे धीरे पेनक्रियास के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा और वहां पर स्कार टिश्यू बन जाएगा। स्कार टिश्यू जहां पर भी बनता है तब उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन सर्जरी करवाता है, उसको इंजरी होती है, तो वहां पर उसका स्कार रह जाता है। क्यों? बिकॉज उतने टिश्यू अब स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो गए, सो उतनी इलास्टिसिटी नहीं होगी। सो ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ होगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ओके, होता क्यों है पेनक्रियाटाइटिस? इट कुड बी ट्रॉमा, अगर पेनक्रियास पर इंजरी हुई है, यूज ऑफ अल्कोहल, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज हुआ है, जो बिलियरी ट्रैक्ट सिस्टम है वहां पर कुछ डिजीज है, वायरल और बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें पेनक्रियास पर अटैक कर दिया, हाइपरलिपिडेमिया होता है, मतलब हाइपरलिपिडेमिया मींस yes, high level of lipids in the blood. So anemia है, मतलब blood की बात हो रही है, so there will be hyperlipidemia in lipids in the blood. हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो भी हो सकता है, कोलेलिथियासिस की वजह से भी हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ऑब्वियसली हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है तो हाइपरकैल्सीमिया होगा, सो पेनक्रियास डैमेज हो सकता है। इस्केमिक वेस्क्यूलर डिजीज है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है पेनक्रियास तक जाने के लिए, वो वेसल्स में ही इस्केमिया है, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है एंड ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है। पेप्टिक अल्सर डिजीज है, सो ये सारे रीजन की वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में अब स्टडी करते हैं। उसके साइन, एक्यूट हमने पता चल गया कि सडनली होगा एंड ठीक भी हो जाएगा, बट उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होगा, इंक्लूडिंग अ सडन ऑनसेट एट अ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लोकेशन विथ रेडिएशन टू बैक, शोल्डर नहीं है, बैक पर रेडिएट होगा। सो एपिगैस्ट्रिक होता है या तो अपर क्वाड्रेंट बट लेफ्ट साइड, सो इसका मतलब कि पेनक्रियास जहां पर है वहां पर पेन होगा। पेनक्रियास का हेड होता है वो एपिगैस्ट्रिक पर होता है एंड उसकी टेल लेफ्ट क्वाड्रेंट तक जाती है, सो कहीं पे भी वो पेन होगा एंड वो पेन रेडिएट होके पीछे जाएगा, बैक पर जाएगा। पेन एग्रेवेटेड बाय फैटी मील अल्कोहल और लाइंग इन अ रिकम्बेंट पोजीशन, अगर पेशेंट कुछ फैटी तला हुआ हाई ऑयली फूड खाएगा तो पेन बढ़ेगा, या अल्कोहल लेगा तो भी पेन बढ़ेगा, एंड रिकम्बेंट पोजीशन में अगर वो सो जाएगा तो भी पेन बढ़ेगा। रिकम्बेंट पोजीशन मीन्स when I was studying I also got confused, recumbent position मैंने भी सेम सोचा था, then I have googled it. Okay, what is this, what does this is trying to say to you? Okay, let me tell you. लेफ्ट रिकम्बेंट, राइट रिकम्बेंट पता है? अगर हम लेफ्ट रिकम्बेंट बोले तो कौन सी पोजीशन बोलेंगे उसको? अदर नेम उसका लेफ्ट लेटरल, राइट रिकम्बेंट मतलब राइट लेटरल, रिकम्बेंट पोजीशन मतलब सुपाइन पोजीशन। सिर्फ रिकम्बेंट है तो सुपाइन की बात हो रही है। सो अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सो भी जाएगा तो भी पेन उसका एग्रीवेट होगा, एंड अगर वो साइड लाइन पोजिशन लेगा तो उसको ठीक लगेगा, बट सोएगा सुपाइन पोजीशन लेगा तब पेन बढ़ेगा। रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, डिस्टेंशन होगा एंड गार्डनिंग करेगा पेशेंट, नोजिया वॉमिटिंग होगा, वेट लॉस होगा पेशेंट में, डिक्रीज और एब्सेंट बॉबल साउंड होंगे, elevated WBC count and elevated glucose, bilirubin, alkaline phosphate and urinary amylase level. इन्फेक्शन है तो WBC बढ़ेंगे, ग्लूकोज भी बढ़ेगा बिकॉज इंसुलिन अब प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा, बिलीरुबिन बढ़ेगा बिलियरी डिजीज की वजह से, एंड फैट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, वो सब की वजह से बिलीरुबिन भी बढ़ सकता है, अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज होगा, एंड जो अमाइलेज जो सिक्रेट करता है पेनक्रियास, वो अमाइलेज भी यूरिन में लीक मतलब बढ़ेगा, अब यूरिन से निकलेगा, एलिवेटेड सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज लेवल, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, सो अमाइलेज लाइपेज इंक्रीज हो जाएगा। Next, this J and K are the classical or hallmark sign of pancreatitis. अगर ये आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल रहा है, so immediately think that person is suffering from acute pancreatitis. Cullen signs and Turner signs. What is this Cullen signs and Turner signs? Let's read the important point. Cullen sign is the discoloration of the abdomen and
पेरी अम्बलिकल एरिया, मतलब जो अम्बलिकस है उसके आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, दैट इज कुलन साइंस। टर्नर साइंस इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन टू द फ्लैंक। तो ये साइड के जहां पर पेंक्रियाज है, लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट साइड के फ्लैंक रीजन में ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। सो दिस इज द डिफरेंस, बोथ इंडिकेट्स ब्लूइश डिस्कलरेशन, बट वन इज टू द अम्बलिकल एरिया and one is to the flank area. Both signs are indicative of pancreatitis. अगर ये signs है तो मतलब समझना है पेशेंट को pancreatitis है. Let me show you the actual image of Cullen signs and Turner signs. याद रखने के लिए है, you can remember like this. T अम्बलिकस पर है तो you can make a C like C, and लंबर है तो T. बट समटाइम्स इसके ऊपर से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि यू हैव आइडेंटिफाइड वन ब्लूइश डिस्कलरेशन एट द फ्लैंक रीजन, व्हाट इज दिस? So you should understand this is Turner sign, not a Cullen sign. And actual अगर रियल पेशेंट होगा तो उसमें ऐसा दिखेगा, देखो अम्बलिकस के आसपास एंड ये फ्लैंक रीजन में कैसा ब्लूइश डिस्कलरेशन है, दिस इंडिकेट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेंक्रियाटाइटिस. This is the hallmark sign of pancreatitis. ओके, इंटरवेंशन क्या करेंगे जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है? तो withhold food and fluid during the acute period and maintain hydration with IV fluids as prescribed. जब एक्यूट पीरियड है, पेशेंट को अभी इन्फेक्शन है, तब पेशेंट को फूड एंड फ्लूइड बंद करना है, एनपीओ का देना है, आईवी से हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे. एडमिनिस्टर पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर सीवियर न्यूट्रिशनल डेप्लीशन, बहुत सीवियर मालनरिश हो गया, लंबे टाइम तक चला है, तो फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, सिर्फ आईवी फ्लूइड से नहीं काम चलेगा. Administer supplemental preparation and vitamins, preparations and vitamins and minerals to increase the calorie intake if prescribed. Yes, अगर साथ साथ में vitamins minerals भी देना हो तो भी supplemental हमें देना पड़ेगा. An NG tube may be inserted if the client is vomiting or has a biliary obstruction or paralytic ileus. Okay, patient को paralytic ileus हो गया, मतलब इलियम पैरालाइज हो गया है, फूड आगे नहीं जा पाएगा. biliary obstruction है, बाइल सब कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर पेशेंट वॉमिट कर देगा. अगर वॉमिट कर रहा है तो एस्पिरेशन रिस्क बढ़ेगा, सो इट्स बेटर टू इंसर्ट अ एनजी ट्यूब. Acute pancreatitis may require feeding if prolonged NPO status remains. For feeding, we will need to place a nasojejunal tube past the ligament of Treitz. Okay. अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से हमने एनपीओ किया है तो फिर हमें फीडिंग देना पड़ेगा, बट फीडिंग हम स्टमक में तो दे नहीं सकते बिकॉज पेंक्रियास डिओडिनम में ओपन होता है, वहां तक हम कुछ नहीं दे सकते. वी हैव टू डायरेक्टली इंसर्ट द फूड इनटू द जेजुनम. सो हम नेजोजेजुनल ट्यूब यूज करेंगे. नेजोगैस्ट्रिक वो स्टमक तक होता है, नेजो डिओडिनल डिओडिनम तक होगा, नेजोजेजुनल नोज से लेके जेजुनम तक इंसर्ट करेंगे. बट उसका एंड कहां पर रखना है? लिगामेंट्स ऑफ ट्रेट्स है, उससे भी आगे रखना है. व्हाट इज लिगामेंट्स ऑफ ट्रेट्स? एवरीवन गूगल इट. लिगामेंट्स ऑफ ट्रेट्स गूगल करो. Done? Because the small intestine, Okay. superficial and duodenum. इमेजेस देखो उसे, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज लिगामेंट्स ऑफ ट्रेट्स. पता चला क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? You know what is ligaments and tendons, right? लिगामेंट्स बोन एंड मसल्स को ज्वाइन करके रखता है. सो हमारी इंटेस्टाइन, ये लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स है, एक लिगामेंट है जो वर्टिब्रल कॉलम से निकलेगा, एंड ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है. इसोफेगस के बाद स्टमक, देन डिओडिनम एंड जेजुनम. सो यहाँ पर एक फोल्ड पड़ता है, फिर जेजुनम स्टार्ट होता है. सो ये ऊपर रहेगा कैसे? सो एक लिगामेंट होता है जो अटैच करके उसको वहां पर रखता है, वो लिगामेंट को लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स बोलते हैं. यू कैन सी द इमेजेस, दिखा? यस, सो दैट इज द लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स, जिसने पकड़ के रखा है उसको. सो हमें जब एनजी ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं, सो ऐसे इंसर्ट करना है, ऐसे पास करेंगे और यहाँ तक पास करेंगे. सो लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स यहाँ पर है जहां पर फोल्ड पड़ता है, उससे भी आगे हमें प्लेसमेंट करना है. अगर उससे पीछे रखोगे तो पेशेंट के सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे. सो हमें लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स से भी आगे ट्यूब का प्लेसमेंट करना है. ओके, सो ये ध्यान रखना है. एडमिनिस्टर ओपिएट्स एज प्रिस्क्राइब फॉर पेन, पेन के लिए हम ओपिएट्स देंगे. एडमिनिस्टर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पीपीआई
as prescribed to decrease the HCl production and to prevent the activation of pancreatic enzyme. HCl secrete होगा तो सारे gastric juices, pancreatic juices, intestinal juices secrete होंगे. So patient को antacids और वो सब देंगे तो pancreatic juice secrete ही ना हो, because उसको अभी rest करवाना है हमें. Monitor for significant changes in vital signs that may indicate the life-threatening complications of shock, septic shock. सो पेशेंट के वाइटल साइंस चेंज हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो गया है. Observe the changes in behavior and level of consciousness that may be related to alcohol withdrawal, hypoxia and impending sepsis with shock. पेशेंट के बिहेवियर में भी चेंजेस होगा. अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा था उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हुआ है तो अल्कोहल अभी बंद है तो उसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होंगे. देन हाइपोक्सिया होगा पेशेंट को इसी वजह से. अगर ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया तो सेप्सिस और शॉक के साइन एंड सिम्टम्स की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस होंगे तो वो भी ऑब्जर्व करना है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग अल्कोहल. पेशेंट को बोलना है कि अब अल्कोहल बंद करे. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप विजिट्स विद पीएसएपी. पेशेंट को रेगुलर फॉलो अप विजिट्स करनी होगी. एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई द पीएसएपी इफ एक्यूट एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, क्ले कलर्ड स्टूल्स एंड डार्क कलर्ड यूरिन डेवलप्स. अगर ऐसा कुछ भी होता है इट इंडिकेट्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लीवर डैमेज, मतलब लीवर पर असर होना स्टार्ट हो गया है, हेपेटाइटिस हुआ है, धीरे धीरे डैमेज हो सकता है. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो तुरंत ही पीएसएपी को नोटिफाई करना होगा पेशेंट को. So this is all about acute pancreatitis. Let's see about chronic pancreatitis. उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मास फील होगा बिकॉज ये क्रोनिक है. अब इन्फ्लामेशन ज्यादा हो गया होगा, स्वेलिंग होगा, स्टीटूरिया एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल्स दैट मे इंक्रीज इन वॉल्यूम एज पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इंक्रीजेस. एक्यूट में स्टीटूरिया नहीं होता है, क्रोनिक हो गया मतलब अब जो फैट थोड़ा भी खा रहा है पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सो सारा स्टूल ऑयली निकलेगा. सो स्टीटूरिया होगा, एकदम फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा. जैसे जैसे पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी, जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा पैंक्रियाटिक फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा. सो इनसफिशिएंसी हुई वैसे वैसे स्टूल का बल्क भी बढ़ेगा. सो ये स्टीटूरिया एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल का बल्क बहुत ज्यादा होगा. वेट लॉस होगा, मसल वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगा. अब जॉन्डिस होगा, असाइटिस होगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज बिकॉज क्रोनिकली बहुत टाइम से इंसुलिन डेफिशिएंसी है. Sign and symptoms of respiratory compromise manifesting with adventitious or diminished breath sound, dyspnea and orthopnea. Now you have to find out the rationale. आगे भी हमने देखा हाइपोक्सिक हो सकता है पेशेंट, देन रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, ब्रीथ साउंड डिमिनिश हो जाएंगे, डिज्निया डिमिनिश हो जाएंगे, ऑर्थोपनिया. तो क्यों? Why it is related with pancreatitis? You have to find it out. Okay. इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम अगर क्रोनिक है तो? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन प्रिस्क्राइब डाइटरी मेजर्स. फैट एंड प्रोटीन इंटेक में बी लिमिटेड. नहीं खा सकता पेशेंट, डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड हैवी मील्स. हैवी मील्स नहीं लेना है, बहुत ज्यादा लाइक लाइट फूड लेना है, ब्लेंड डाइट लेना है, स्मॉल क्वांटिटी में लेना है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग कैफिनेटेड बेवरेजेस. ये सारे अवॉइड करने हैं. व्हाई? पैंक्रियाटाइटिस में ये क्यों अवॉइड करने हैं? फाइंड इट आउट आल्सो. क्यों? द रैशनल बिहाइंड अवॉइडिंग अल्कोहल, कैफिनेटेड, सब कुछ अवॉइड करना होगा. लाइक अल्कोहल, डीकैफ, कैफिनेटेड, स्पाइसी और देन सीजन फूड, सब कुछ जो हम जीईआरडी, गैस्ट्राइटिस में सब अवॉइड करते थे ना, वो सेम चीज इसमें भी अवॉइड करनी होगी. क्यों? यू हैव टू फाइंड इट आउट. Provide supplemental preparations of vitamin and minerals to increase the calorie intake and instruct the client to eat small meals and snack high in calories. पेशेंट को बोलना है उसको विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी बाहर से सप्लीमेंटल, एंड पेशेंट को बोलना है कि स्मॉल मील ले, छोटी छोटी मील्स ले, बट वो जो भी मील ले उसमें कैलोरीज ज्यादा हो, मतलब एनर्जी मिलती रहे. जो भी नाश्ता कर रहे हो वो हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग हो, हाई कैलोरीज वाला ऐसा नाश्ता करें बट छोटा सा थोड़ा. Administer pancreatic enzymes as prescribed to aid in digestion and absorption of fat and protein. पेशेंट का पैंक्रियास क्रोनिक इन्फेक्शन है तो पेशेंट का पैंक्रियास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं सीक्रेट कर पा रहा, सो हमें बाहर से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देने होंगे कि एटलीस्ट जो भी पेशेंट खाए उसमें से थोड़ा फैट एंड प्रोटीन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो. Administer insulin or OHA as prescribed to control the diabetes mellitus if present case. पैंक्रियाटाइटिस के साथ साथ पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज भी इंक्रीज होता है. नॉट ओनली ब्लड ग्लूकोज, दो कंडीशंस हो सकती है, इधर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा, इधर हाइपोग्लाइसेमिया होगा.
बिकॉज पेंक्रियास का काम क्या है, मेन टू एंजाइम हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अगर इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। व्हाट इफ ग्लूकागॉन सिक्रेट ना हो, इंसुलिन एबनॉर्मल सिक्रेट हो, ग्लूकागॉन ना हो, तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। आई हैव सीन वन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड उसका ब्लड ग्लूकोज मैंने देखा था, सो 50 था, सिर्फ 50, लाइक धीरे धीरे वो नीचे जा रहा था। तो जरूरी नहीं है हाइपरग्लाइसेमिया हो। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, ग्लूकोज इम्बैलेंस होगा, हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। अगर हाइपरग्लाइसेमिया है, डायबिटीज है, तो फिर हमें इंसुलिन या ओएचए देना पड़ेगा। हाइपोग्लाइसेमिक है तो हम ग्लूकोज देंगे। Instruct the client in the use of pancreatic enzyme medication. पेशेंट फिर क्रोनिक है, उसको सबसाइड होने में टाइम लगेगा, इट विल लॉन्ग लास्ट। सो पेशेंट को पेंक्रियाटिक एंजाइम की मेडिसिन भी लेनी होगी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ग्लूकोज मैनेजमेंट। प्रॉपर ग्लूकोज मैनेजमेंट कैसे करना है वो पेशेंट को भी सिखाना होगा। Instruct the client to notify the PSCP if increased steatorrhea, abdominal distension or cramping or skin breakdown develops. पेशेंट को बोलना है कि अगर स्टीटोरिया बढ़ रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या क्रैम्पिंग बढ़ रहा है, स्किन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है, सो इमीडिएटली पीएससीपी को नोटिफाई करें। Instruct the client to restrict activity to one floor until strength is regained. Emphasize the importance of follow-up visits. मतलब अगर पेशेंट का घर ऐसा है कि नीचे ऊपर 2 फ्लोर्स है, राइट, सो पेशेंट को बोलना है डोंट यूज द स्टेयर्स, बार बार ऊपर नीचे मत करो, एक ही फ्लोर पर आप काम करो, ऐसा रखो। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से रीगेन हो गई है देन यू कैन यूज द स्टेयर्स, बट तब तक मत करो, एक ही फ्लोर पर रहो। एंड फॉलो अप विजिट रेगुलर रखना है पेशेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स है, इंटेस्टिनल कैंसर्स है, वो सब हमने ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। नेक्स्ट कंडीशन है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, दैट इज IBS. व्हाट डू यू मीन बाय IBS? Okay, online students, what do you mean by IBS? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। Online students, what do you mean by IBS? પીડિયાટ્રિકમાં ભણ્યા જ છે? either diarrhea થશે constipations both conditions હોઈ શકે. Okay, but this is a symptom, but what do you mean by IBS? Stomach irritable થશે due to Yes. some substance. बॉवल, स्टमक नहीं, इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन इरिटेट हो गई है एंड ड्यू टू दैट इरिटेशन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सो दैट इज इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। देन व्हाट इज IBD? IBD, full form of IBD? IBS and IBD both are different conditions. It's not like PCOS and PCOD, disease and syndrome word change कर दिया, ऐसा नहीं है। Inflammatory bowel disease, so that is different condition. So अगर short form है तो remember this, IBS is different, IBD is different. The I doesn't stand for irritable, in that it is for inflammatory. Okay, so let's study about IBS. It is a functional disorder characterized by chronic or recurrent diarrhea, constipation, abdominal pain and bloating. जो भी पर्सन को इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है ना, वो कुछ ऐसी चीज खाएगा जो उसका बॉवल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट, उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि सम पर्सन कैन नॉट टॉलरेट सम काइंड ऑफ फूड। सो जब वो पर्सन ऐसा फूड खाता है, इधर डायरिया एक्सपीरियंस करेगा, इधर कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करेगा, या ऑल्टरनेटिव होगा। आज कॉन्स्टिपेशन है तो कल डायरिया होगा, कुछ भी लाइक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे, ब्लॉटिंग हो जाएगा। सो ये सारी चीजें पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। The cause is unclear, but may be influenced by environmental, immunological, genetic, hormonal, and stress factors. Yes. क्यों होता है bowel irritate? We don't know, but it could be due to environmental factor कि कुछ surroundings का, environmental मतलब ऐसा कुछ food खा लिया है किसी एलर्जी की वजह से, उसकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है, तो कुछ भी खाएगा तो बॉवल ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जेनेटिकली उसका बॉवल ऐसा ही है कि वो कुछ खा नहीं सकता, कुछ स्पेसिफिक चीजें उसका बॉवल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जेनेटिक ही ऐसा है, हार्मोनल्स की वजह से भी हो सकता है। यू हैव हर्ड अबाउट दिस ड्यूरिंग
pre-menstruation, female experience bloating because of that hormonal fluctuation, and stress में हो तब भी irritation हो सकता है. So this could be a reason, but main cause is unclear. Interventions क्या करेंगे? Sign and symptoms कौन से होंगे? It is not given. Which are the sign and symptoms? Abdominal cramping, Abdominal cramping, bloating, diarrhea, constipation. वो ही उसके sign and symptoms है. That is why they have not mentioned separately. So ये ऐसा ही होता है पेशेंट को. एंड इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? इरिटेट हो गया है तो फाइबर इंटेक बढ़ाना है, एंड ड्रिंक 8 to 10 कप्स ऑफ लिक्विड पर डे. डेली का 8 to 10 ग्लास हम जो बोलते हैं, 1 to 2 लीटर, 2 लीटर तो डेली का इंटेक होना ही चाहिए. मेडिकेशंस भी आती है उसके लिए, बट वो मेडिकेशन डिपेंड करेगी कि पेशेंट को सिम्टम कौन सा है. अगर डायरिया है तो एंटी डायरियल देंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे. सो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा सिम्टम है. एंटी डायरियल वर्सेस बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव. अगर डायरिया है तो एंटी डायरियल, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव. दोनों में से कोई भी दे सकते हैं. Lubiprostone और linaclotide for constipation predominant IBS and aldosterone for diarrhea predominant IBS. मतलब जो भी है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फिर उसकी मेडिसिन, डायरिया है तो उसकी मेडिसिन. प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स मे बी रेकमेंडेड. यस, ऐसे जो पर्सन है उसको बोलना है कि प्रोबायोटिक्स लो. प्रोबायोटिक्स आर गुड फॉर इंटेस्टाइन. सो अगर वो प्रोबायोटिक्स लेगा तो आईबीएस के सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे, नहीं होगा उसको ऐसा कुछ. So this could be the intervention. Okay. Next है ulcerative colitis. What do you mean by this? Ulcerative colitis. Okay. Okay. Colitis है मतलब, itis है मतलब. Okay. And then आगे कुछ वर्ड है? inflammation of colon, Okay. But along with inflammation, one other. Yes. ulcer formation. Ulcer formation. So there is ulcer formation and inflammation of bowel. So that is ulcerative colitis. And ulcerative and inflammatory disease. Inflammation हुआ इसलिए inflammatory disease, IBD, inflammatory bowel disease. So an ulcerative and inflammatory disease of bowel that results in poor absorption of nutrients. हमारी बॉडी में से nutrients absorption का काम small intestine करती है, and fluid का most of the absorption large intestine करती है. But जो bowel है, small intestine है, उसमें ulcers हो गया है and inflammation हो गया है. So proper absorption हो पाएगा फिर? नहीं हो पाएगा. So it leads to poor absorption of nutrients. Commonly begins in the rectum and spread upwards towards the cecum. अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टार्ट कहां से होता है? इट डजंट स्टार्ट विद द डिओडिनम. ऑपोजिट है, रेक्टम से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, धीरे 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 वो ऊपर जाएगा. The colon becomes edematous and may develop bleeding lesions and ulcers. अभी इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, सो धीरे धीरे वो एडिमेटा ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एकदम एडिमेटस हो जाएगा, एंड वहां पर अल्सर्स बन जाएंगे. एंड अल्सर्स भी कैसे होंगे? वो ब्लीड भी कर सकते हैं. सो अल्सर क्रिएशन हो जाएगा, एंड द अल्सर मे लीड टू परफोरेशन. अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अल्सर धीरे 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 करके होल क्रिएट कर देगा, जस्ट लाइक स्टमक. Scar tissue develops and causes the loss of elasticity and loss of ability to absorb the nutrients. अभी हमें पता है हमारी इंटेस्टाइन में विलाई है, ऐसे विलाइज है ऐसे, राइट, जहां से फूड एब्जॉर्प्शन होता है. नाउ जस्ट इमेजिन इतना पोर्शन इन्फ्लामेट हो गया है, यहाँ पर अल्सर क्रिएट हो गया है, इतना अल्सर हो गया, हील भी हो गया, बट अब वो टिश्यूज कैसे हो जाएंगे? उतना पोर्शन दे विल लॉस द विलाई. सो वहां पर इलास्टिसिटी भी चली जाएगी, एंड जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी अब चली जाएगी ड्यू टू दैट स्कार टिश्यू. स्कार फॉर्मेशन हो गया. कोलाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस पीरियड्स ऑफ रेमिशन एंड एक्सर्सर्वेशन. यस, अगर पेशेंट को कोलाइटिस है, सो समटाइम्स कोलाइटिस ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो कल ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रेमिशन पीरियड. पेशेंट को इन्फेक्शन है, क्योर नहीं हुआ है, बट वो स्टेबिलाइज हो गया, दैट इज रेमिशन पीरियड. व्हाट इज एक्सर्सर्वेशन देन? वर्स सिम्टम्स है. सो वो ऐसे पीरियड्स में रहता है. Acute ulcerative colitis results in vascular congestion, hemorrhage, edema and ulcers in the bowel mucosa. अगर ulcerative colitis है, ulcers के साथ साथ infection हुआ है, तो उसकी वजह से जो vessels है, जो bowel को blood supply करती है, vascular congestion होगा,
ब्लीड कर सकते हैं अल्सर, सो हेमरेज होगा, एडिमा होगा एंड अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाएगा बॉबल म्यूकोजा में। क्रोनिक अल्सरेटिव, ये एक्यूट की बात है राइट। क्रोनिक में क्या होगा, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉजेस मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी, जो मसल्स है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे। हाइपरट्रॉफी मतलब हाइपरट्रॉफी मतलब increase in size of the cells. So due to inflammatory reaction, chronic कोलाइटिस हुआ है तो जो जो बॉवल के जो सेल्स है, मस्क्यूलर सेल्स, वो बड़े हो जाएंगे। सो मतलब इन शॉर्ट ऐसा देख सकते हैं कि एडिमा हो जाएगा, सो मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, वहां पर फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे, मतलब धीरे धीरे अब देखो कि वो डैमेज हो रहा है, फाइब्रस टिश्यू इलास्टिक रिप्लेस होके फाइब्रस हो गया है, एंड बॉवल थिकनिंग हो जाएगा बिकॉज सारे सेल्स ही, दिस इज द नॉर्मल बॉवल, ये हमारी इंटेस्टाइन का इतना ओपनिंग है, चलो ऐसा डबल लेयर ऐसे मेम्ब्रेन है और इतना ओपनिंग है, अगर ये सेल्स ऐसे बड़े बड़े होंगे, सो जस्ट लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस ऐसा हो जाएगा, बॉवल छोटा हो जाएगा, सो टिश्यू बॉवल थिकनिंग होगा बिकॉज उससे मसल्स हाइपरट्रॉफी हो गए हैं, शॉर्टनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द बॉवल हो जाएगा अगर क्रोनिक है, लंबा चल रहा है क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये सब हो। ओके, असेसमेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट खाना ही नहीं खाएगा, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होगा, मलेज होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड क्रैम्पिंग पेशेंट को होगा, सीवियर डायरिया दैट मे कंटेन ब्लड एंड म्यूकस बिकॉज अल्सर्स है, सो डायरिया सीवियर होगा बिकॉज एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, डैमेज है, सो पानी जैसा ही स्टूल निकलेगा बिकॉज धीरे धीरे सोचो, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करती, बट मेजॉरिटी वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, सो नीचे से ही स्टार्ट हुआ है एंड धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, सो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पानी जैसा स्टूल पास होगा, सो डायरिया सीवियर होगा, उसमें ब्लड भी हो सकता है, म्यूकस भी होगा, ड्यू टू इन्फ्लामेशन वहां पर एडिमा, म्यूकस, सिक्रेशन सब हो जाता है, इसीलिए माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, अनीमिया होगा पेशेंट को, विटामिन के डेफिशिएंसी होगी बिकॉज विटामिन के का जो सिंथेसिस करते हैं द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन गट, वो विटामिन के को एब्सॉर्ब करेंगे, फिर वो सिंथेसाइज प्रॉपरली, उसका फंक्शन होता है लीवर में एंड उसमें से फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे, इंटेस्टाइन में ही डैमेज है, विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड इंटरमिटेंट फीवर होगा, इंटरमिटेंट फीवर मतलब फीवर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इंटरमिटेंट रहेगा। So these are the sign and symptoms. Interventions क्या करेंगे whenever there is acute phase, patient experience कर रहा है acute symptoms, we have to maintain NPO status, administer fluids and electrolytes IV और via parenteral nutrition as prescribed, IV से या parenteral से देंगे, restrict the client's activity to reduce the intestinal activity, patient को रेस्ट करवाना है कि जिससे intestinal activity resting state पर रहे, monitor bowel sounds and for abdominal tenderness and cramping, yes bowel sounds हमें auscultate करने हैं, ड्यू टू इन्फ्लामेशन हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस है या नहीं, क्रैम्पिंग है या नहीं, वो सब मॉनिटर करना है, मॉनिटर स्टूल, नोटिंग कलर, कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ब्लड, जो भी पेशेंट स्टूल पास कर रहा है तो उसका कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, आइडियली वाटरी होंगे बट कैसी कंसिस्टेंसी है, ब्लड है या नहीं, वो सब हमें चेक करना है, मॉनिटर फॉर bowel perforation, peritonitis and hemorrhage that we have already seen, sign and symptoms of perforation and peritonitis हमने देखे हैं, सो वो भी देखना है, बिकॉज ऑफ अल्सर हम देखा कि है वो अल्सर्स परफोरेशन कर सकते हैं, मॉनिटर डेली वेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी एंड वाइटल साइंस, ये सब हमें चेक करना होगा। Following the acute phase, the diet progresses from clear liquid to low fiber diet as prescribed and tolerated. Acute phase तब था जब signs and symptoms बहुत ज्यादा worse थे, अब धीरे धीरे पेशेंट स्टेबल हुआ है, ठीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोलाइटिस क्योर हो गया है, बट पेशेंट अभी कंट्रोल में है, तब धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे, खाना पहले क्लियर लिक्विड देंगे, देन फुल लिक्विड देंगे, देन लो फाइबर, ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाता है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द डाइट, पेशेंट को डाइट के बारे में इंस्ट्रक्शंस देनी है, लाइक यूजुअली अ लो फाइबर डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग एक्सर्सर्बेशन एपिसोड बिकॉज हाई फाइबर कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है एंड स्टूल को पास करने में हेल्प करता है, ऑलरेडी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट क्यों देना है, हाई फाइबर डाइट से इंटेस्टाइन का काम बढ़ता है एंड वो फटाफट स्टूल पास करता है, वी डोंट वांट दैट, सो इसीलिए पेशेंट को लो फाइबर डाइट देना होता है ड्यूरिंग एक्सर्सर्बेशन एपिसोड। In addition, a high protein diet and vitamin and iron supplement is prescribed. हाई प्रोटीन डाइट देना है, पेशेंट को एनर्जी मिली रहे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, विटामिन आयरन सप्लीमेंटेशन वो सब देना है।
Instruct the client to avoid gas forming food, milk products, food such as whole wheat, grains, nuts, raw fruits, vegetables, pepper, alcohol, caffeine containing products. Yes, गैस फॉर्मिंग फूड नहीं लेना है, ऑलरेडी वो ब्लॉटिंग हो जाएगा तो ज्यादा पेन होगा. मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, जैसे होल व्हीट ग्रेन्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है. सो इन शॉर्ट फाइबर रिच फूड नहीं लेना है. पेपर, चिली जैसा कुछ नहीं लेना है, वरना पेशेंट को ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा. अल्कोहल, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ नहीं लेना है. ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी पेशेंट को. स्मोकिंग अवॉइड करना है. एनकरेज द क्लाइंट टू स्केड्यूल एक्टिविटीज अराउंड द रेस्ट पीरियड्स. यस, पेशेंट, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि एक्टिविटीज करो, बीच बीच में रेस्ट लो. ये पेशेंट को क्या बोलेंगे, बीच बीच में एक्टिविटीज करो अलोंग विथ योर रेस्ट पीरियड्स. यस, सो ये सब चीज आप सिखाओगे पेशेंट को. देन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, व्हिच मे इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन सच एज सैलिसिलेट कंपाउंड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी डायरियल्स. यस, पेशेंट को हम सैलिसिलेट कंपाउंड्स दे सकते हैं जिसमें सैलिसिलेट्स हो, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इन शॉर्ट वी वांट द सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ है उसको सप्रेस करना है, इम्यूनिटी उसकी डाउन करनी है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड डायरिया के लिए एंटी डायरियल ये सब हम देंगे. सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो भी पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है. सो सर्जिकल इंटरवेंशन कब करेंगे, परफॉर्म्ड इन एक्सट्रीम केसेस इफ मेडिकल मैनेजमेंट इज अनसक्सेसफुल. डायरेक्टली सर्जरी नहीं करते हैं, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन, देन सर्जरी. Minimal invasive procedures are considered as a surgical option if the client is a candidate. Clients who are obese, have had a previous abdominal surgery or have additions may not be a candidate. Yes, अगर चलो हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को सर्जरी करवानी है, तो जितना हो सके उतना मिनिमल इन्वेसिव मतलब लेप्रोस्कोपी करेंगे. बट क्लाइंट ओबेस है, पहले कुछ सर्जरी हो गई है, या तो सर्जरी की वजह से एडिशंस हो गए हैं, तो फिर उसको मिनिमल नहीं करेंगे, फिर उसको मेजर सर्जरी करनी पड़ती है. मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कैन इंक्लूड लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, रोबोटिक सर्जरीज एंड नेचुरल ओरिफाइस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी, दैट इज नोट्स. 3 है मिनिमल, एक तो लेप्रोस्कोपी, एक रोबोटिक. रोबोटिक तो लेप्रोस्कोपी से भी कम पेशेंट को फील होगा. एंड नेक्स्ट है नोट्स, मतलब ओरिफाइस से एंडोस्कोपी करके, मतलब नीचे से ही हम सर्जरी करेंगे, दैट इज नोट्स. उसका फुल फॉर्म है नेचुरल ओरिफाइस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी. Okay, so that is about surgery. Now, which surgery? Let's see. The restorative proctocolectomy with ileal pouch and anal anastomosis, that is RPC-IPAA. What is this? It allows the bowel continence. It may be performed through laparoscopic procedure. bowel का continence होगा, मतलब हम कुछ रिमूव कर रहे हैं, एक्टोमी है मतलब रिमूवल, एनास्टोमोसिस ऐसा कुछ कर रहे हैं. लेट्स सी क्या कर रहे हैं. देन लेप्रोस्कोपिक मेथड से हम करेंगे. इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेज प्रोसीजर. मतलब ये जो सर्जरी है ना, वो आज एक सर्जरी हुई, फिर पेशेंट को थोड़ी देर मतलब थोड़े दिन का गैप रखते हैं एंड फिर दूसरे बार सेकेंड सिटिंग में सर्जरी होती है. सो 2 स्टेजेस में सर्जरी होगी. सो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेज प्रोसीजर दैट इंक्लूड रिमूवल ऑफ कोलन, दैट इज प्रोक्टोकोलेक्टोमी. प्रोक्टो मतलब रेक्टम के लिए यूज होता है, राइट. प्रोक्टोस्कोप आपने देखा होगा. द प्रोक्टो वर्ड इज यूज्ड फॉर रेक्टम एंड कोलेक्टोमी मतलब कोलन. सो इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ कोलन एंड मोस्ट ऑफ द रेक्टम. रेक्टम पूरा निकाल दिया एंड कोलन भी थोड़ा निकाल दिया. And the anus and anal sphincter remains intact. So हमें पता है large intestine, sigmoid colon, then rectum and then small portion is anus and anal canal and anus opening, right? So हमने rectum निकाला है, anal अभी है वहां पर ही intact रहेगा and थोड़ा portion of colon निकाला है, but anus and anal canal है. So पहले सर्जरी में सिर्फ हमने वो रिमूव किया, सिर्फ rectum and colon रिमूव किया. Yes. अब क्या होगा, an internal pouch known as reservoir. pouch हमने आगे देखा था, वो आप हमने लाइक वो पाउच सिस्टम देखा था कि टेम्पररी कोलॉन इंटेस्टाइन मिक्स करके रिजर्वॉयर क्रिएट करते थे. अंडरस्टैंड, याद आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So we are creating a pouch. J pouch, S pouch, pelvic pouch, जो भी अलग अलग pouch है, is created using a small intestine and connected to the anus, followed by creation of a temporary ileostomy through the abdominal scheme to allow healing of the internal pouch and anastomosis site. In the second surgical procedure, within 1 to 2 months, the ileostomy is closed. Okay, now let me explain you properly.
पहले सर्जरी हुई, पेशेंट की एडमिट हुआ, डॉक्टर्स ने क्या किया, रेक्टम निकाल दिया एंड कुछ पोर्शन ऑफ कोलन निकाल दिया, एनस एंड एनल कैनाल है। अब डॉक्टर ने उसी वक्त पाउच भी क्रिएट कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन को मिक्स करके एक रिजर्वॉयर बैग बनाते हैं जहां पर वो स्टोर होगा स्टूल। जो आइडियली हमारी बॉडी में क्या होता है कि स्टूल पूरा बल्क फॉर्मेशन होगा तभी एनल कैनल ओपन होती है, वी कैन डेफिकेट। सो ऐसा एक पाउच बना दिया। उसके साथ साथ इलियोस्टोमी भी किया, मतलब एक ओपनिंग एब्डोमेन पर भी दे दिया। वो ओपनिंग क्यों दिया, हमने अभी सर्जरी किया है, पाउच अभी बना है, अभी उसमें स्टूल स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज फ्रेशली ऑपरेटेड है। सो डॉक्टर ने इलियोस्टोमी भी क्रिएट कर दिया। अब पेशेंट को वो सर्जरी इतनी ही हुई, खत्म हो गई। देन आफ्टर 1 to 2 months तब तक वो पाउच हील हो जाएगा एंड पेशेंट विल डेफिकेट विद द इलियोस्टोमी। अब 1 से 2 महीना हो गया है, पेशेंट स्टेबल है, फिर पेशेंट को फिर से एडमिट करेंगे, सर्जरी करके वो इलियोस्टोमी क्लोज कर देंगे एंड फिर पेशेंट नॉर्मली रेक्टम, रेक्टम तो निकाल दिया बट वो पाउच है सीधा एनस से ही स्टूल पास करेगा। सो નો જે આપણે ઓપનિંગ કર્યું છે એ ઇલિયમ અટેચ કરશે, જે પાઉચ છે એ અટેચ ના કરે, પાઉચને આપણે હીલ થવા દેવાનું છે, સો પાઉચ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે પણ ઇલિયમનો જે થોડોક પોર્શન છે ને ત્યાં અટેચ કરીને ઇલિયોસ્ટોમી ક્રિએટ કરી દેશે, એટલે પાઉચ હીલ થઈ જશે, પછી ફરીથી સર્જરી કરવાની અને પછી એ ઓપનિંગ ક્લોઝ કરી દેવાનું. નાઉ પેશન્ટ વિલ ડાયરેક્ટલી ડેફિકેટ વિથ ધ એનસ. અંડરસ્ટુડ ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ? યસ ઓર નો? ઓકે. सेकेंड है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी, मतलब एंड प्रोक्टोकोलेक्टोमी मींस आगे भी प्रोक्टोकोलेक्टोमी करते थे एंड हमने एनास्टोमोसिस किया था, एनाल पाउच क्रिएट किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग द रेक्टम एंड कोलन, बट परमानेंट फिर इलियोस्टोमी ही करेंगे, राइट? सो परफॉर्म इफ द क्लाइंट इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर आरपीसी आईपीए। अगर आरपीसी आईपी डबल ए नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स पहले वो सर्जरी करना चाहते थे बट वो पॉसिबल नहीं है ये पेशेंट में, तब हम ये सर्जरी करेंगे। और इफ द क्लाइंट प्रीफर्स दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, या तो क्लाइंट ऐसा बोले कि मुझे ये करवानी है, तब हम ये करेंगे। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एंटायर कोलन, रेक्टम, एनस विद द एनल क्लोजर। सब कुछ रिमूव कर दिया एंड अब पेशेंट डेफिकेट नीचे से कर ही नहीं पाएगा बिकॉज सब कुछ हमने रिमूव कर दिया है। एंड द एंड ऑफ द टर्मिनल इलियम, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, सो लास्ट जो इलियम पोर्शन है वो इलियम को सीधा हम स्टोमा करके ओपनिंग क्रिएट कर देंगे विच इज लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड पेशेंट वहां से स्टूल पास करेगा। नो नीड फॉर एनी अदर सर्जरी, फिर से बुलाना है क्लोज, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ परमानेंट इलियोस्टोमी से ही रहेगा बिकॉज जो डैमेज कोलन था, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, जितना डैमेज पोर्शन होता है ना उतना डॉक्टर निकाल देते हैं बिकॉज ऑलरेडी डैमेज हो गया है, उसको रख के किसी काम का नहीं है, तो फिर उतना पोर्शन रिमूव करके ये करेंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। कोई भी सर्जरी करें, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या होगी वो देखते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इज नीडेड टू बी ऑब्टेन, इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए। कंसल्ट विद एंटेरोस्टोमल थेरापिस्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ ओस्टोमी। हमने आगे भी ये पॉइंट देखा था, एंटेरोस्टोमल थेरापिस्ट होता है, उसको कंसल्ट करना होगा, वो हॉस्पिटल आएगा एंड वो बताएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर ओपनिंग क्रिएट करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर ओस्टोमी क्रिएशन। Instruct the client on dietary restrictions. The client may need to follow the low fiber diet for 1 to 2 days बिकॉज बिफोर सर्जरी। ओके, पेशेंट को पहले से ही बोलना है, प्री ऑपरेटिव फेज में ही बोल देना है कि आपको कुछ डाइट है वो नहीं लेना है बिफोर सर्जरी, ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है, लो फाइबर डाइट लेना है, बॉवेल प्रिपरेशंस करके रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे गैस फॉर्मिंग फूड मत लो, ऐसा कोई भी फूड ना लो 2 दिन पहले जो रेड कलर का और ऐसा कलर का हो। सो ये सारे डाइटरी इंस्ट्रक्शंस आप दे दोगे, 1 से 2 दिन पहले से ही पेशेंट को ये फॉलो करना होता है। पेरेंट्रल एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड 1 hour बिफोर द सर्जिकल ओपनिंग। यस, हमने देखा है जो भी पर्सन सर्जरी के लिए एडमिट होता है हम एंटीबायोटिक्स देते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। सो 1 घंटे पहले ही एंटीबायोटिक दे देंगे। Address body image concerns and allow the client to express concern. A visit from an ostomate may be helpful to the client. Yes, पेशेंट को ऑब्वियसली थोड़ा ऐसा फील होगा, एक ओपनिंग, नो डाउट आरपीसी आईपीडब्ल्यूए में टेम्पररी ओपनिंग है बट ओपनिंग तो है। सो पेशेंट को थोड़ा बॉडी इमेज से कंसर्न फील होगा। सो पेशेंट को हम बोल सकते हैं यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड अगर पॉसिबल है तो ओस्टोमेट, ओस्टोमेट मतलब जिसने ऑलरेडी पहले ये ओस्टोमी क्रिएट करवाई है, अगर वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, वो ओस्टोमेट दूसरे से मिलना चाहता है, दोनों
राजी है मिलने के लिए, तो एक दूसरे की मीटिंग करवानी है, तो ओस्टोमेट बताएगा उसका एक्सपीरियंस कि ऐसा होता है क्या होता है, तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। प्री ऑपरेटिव इज नॉट लिमिटेड टू दिस, और सारी भी है। पोस्ट ऑपरेटिव जो भी करना है वो एजुकेशन आप पहले से दे दोगे। इलियोस्टोमी की केयर कैसे करनी है वो भी आप पहले से सिखाओगे ना पेशेंट को। डीप ब्रीथिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे यूज करना है, लैब वैल्यूज करना है, बहुत सारी प्री ऑपरेटिव केयर है। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, आप सारी प्री ऑपरेटिव केयर कर सकते हो, बट दे आर जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ आइडिया कि इतनी तो खास करके करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या करेंगे? अ पाउच सिस्टम विद अ स्किन बैरियर is usually placed on the stoma post operatively. If a pouch system is not covering the stoma, the petroleum gauze dressing is placed over the stoma as prescribed to keep it moist, followed by dry sterile dressing. Yes, हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा था ऑन्कोलॉजी में। जब भी स्टोमा की सर्जरी करके पेशेंट आता है, आइडियली ओटी में से ही उसके ऊपर वो पाउच लगा के ही भेजते हैं, लगाना ही होता है। बट व्हाट इफ कि आपने पेशेंट को लेने गए बट देयर इज नो पाउच, सो इमीडिएटली क्या करोगे आप? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू? व्हाट यू विल डू? आइडियली स्टोमा के ऊपर पाउच सिस्टम लगा ही होता है, बट अवेलेबल नहीं था तो नहीं लगाया, चलो, और आप पेशेंट को लेने गए। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? व्हाट यू हैव टू डू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम गॉस ड्रेसिंग अप्लाई करो। Okay, can we apply petroleum gauze petroleum dressing in omphacocyl, gastro, stitches? उसमें कुछ में अप्लाई कर सकते हैं? What is omphalocele? मैं तो एब्डोमेन कंटेंट बाहर आ गया है, બહાર राइट? આવી જાય છે, वो नहीं अप्लाई કરી શકીએ। So फिर क्या करना होगा? खुला छोड़ देंगे? ओनली वेट ड्रेसिंग, नॉर्मल सलाइन। वेट, यस, स्टेराइल वेट ड्रेसिंग। उसमें पेट्रोलियम जेली अप्लाई नहीं कर सकते, चिपकने का डर है। इसमें पेट्रोलियम डाला, सो ये डिफरेंस याद रखना है। इसमें पेट्रोलियम वाला करना है, एंड वो रख के छोड़ नहीं देना है, एज सुन एज पॉसिबल वो पाउच अप्लाई करना है हम। बट टेम्पररी, जब तक पाउच आ नहीं जाता फार्मेसी स्टोर में से, तब तक आपको पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग अप्लाई करना होगा टू कीप इट मॉइस्ट, ड्राई नहीं हो जाए इसलिए। देन स्टोमा है तो सारे हमने आगे देखे थे, स्टोमा कलर, स्टोमा साइज, वो सब तो खास करना होगा। स्टोमा कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी इंटरवेंशन आ जाएंगी। सो मॉनिटर स्टोमा फॉर साइज, अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड नेक्रोटिक टिश्यू। स्टोमा की साइज कैसी है? अगर वो स्ट्रिक्चर हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो फिर क्या फायदा स्टोमा करने का? उसकी साइज चेक करो, अनयूजुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, नेक्रोसिस तो नहीं हो गया है। मॉनिटर फॉर कलर चेंजेस इन स्टोमा, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। व्हेनेवर देयर इज स्टोमा, कलर आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द नॉर्मल कलर? स्टोमा कैसा होना चाहिए? Come on, we have studied this. पिंक एंड मॉइस्ट। सिर्फ पिंक कलर इज Red. नॉर्मल? रेड भी चाहिए। ओके, सो पिंकिश रेड, रेड कलर, बीफी रेड, ये सारे नॉर्मल कलर्स है विच इंडिकेट्स गुड वेस्क्युलरिटी एंड मॉइस्ट होना चाहिए, नॉट ड्राई। ओके, उसका कैरेक्टरिस्टिक मॉइस्ट होना चाहिए। देन विच आर द एबनॉर्मल कलर्स? और Blue. नहीं छोड़े, ब्लू, Or सिर्फ blue, black, ब्लू, पर्पल, देन black. ब्लैक, साइनोस, ये सारे एबनॉर्मल कलर्स है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं था? सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज। Yes, compromised circulation and due to that ischemia necrosis हो गया। Another abnormal color आई गયું, black, blue, green, cyanose, purple બધું આવી ગયું। પેલ થઈ જાય સ્ટોક। Pale color, what does this indicate? એના લીધે अनीमिया से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, सो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हुआ है, सो धीरे धीरे वो पेल हो गया, अनसर्कुलेशन और कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर वो नेक्रोस हो जाएगा। सो पेल इंडिकेट्स नॉट अ गुड सर्कुलेशन, नॉट पुअर सर्कुलेशन, नॉट एडिक्वेट सर्कुलेशन, सो इसीलिए पेल है। ब्लड लॉस हो रहा है इसीलिए वो पेल है। सो दिस आर द एबनॉर्मल कलर्स, ये याद रखना है आपको। नोट दैट द नॉर्मल स्टोमा कलर इज पिंक
to bright red and shiny, indicating high vascularity, good vascularity. Note that pale pink stroma indicates, इसमें दिया हुआ ही है, pale pink stroma indicates low hemoglobin hematocrit level and a purple black stroma indicates compromised circulation. ये दोनों condition में we have to notify the PHCP. Assess the functioning of ostomy. Ostomy जो opening create किया है वो proper function कर रहा है कि नहीं वो भी देखना है. Expect that stool is liquid in the immediate post-operative period. Yes, ये stool की consistency भी important है. Just after surgery, immediate post-operative period में कहीं पे भी आप opening create करो, stool liquid ही होगा, बराबर? So expect the stool will be in a liquid consistency immediate post-operative period, but becomes more solid depending on the area of क्रिएशन. धीरे धीरे वो सॉलिड होगा, डिपेंड करेगा कि कहां पर क्रिएट किया है. ओके, नाउ टेल मी, इलियोस्टोमी है तो स्टूल कैसा होगा लेटर ऑन, बाद में भी स्टूल कैसा होगा इलियोस्टोमी है तो? Green. Liquid. ओके, ग्रीन होगा, बट कंसिस्टेंसी कैसी होगी? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कलर. Watery. व्हाई वाटरी? Absorption water નો large intestine માં થાય છે. यस, एंड इलियम से ही बाहर आ रहा है तो ऑब्जर्प्शन होगा नहीं. व्हाट अबाउट असेंडिंग कोलन? अगर असेंडिंग कोलन में ओपनिंग किया है, इलियम एज इट इज है, असेंडिंग कोलन में हमने ओपनिंग किया है, ओस्टोमी क्रिएट किया है, तो स्टूल कंसिस्टेंसी कैसी होगी? Watery. वाटर ही होगा, बिकॉज धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब होता है. हार्ड स्टूल डिसेंडिंग कॉलन में बनेगा, सो असेंडिंग कॉलन में ओपनिंग कर रहे हैं तो भी लिक्विड ही होगा. व्हाट अबाउट ट्रांसवर्स कॉलन? Semi-solid. सेमी सॉलिड, बिकॉज धीरे धीरे इतना यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व हो गया, यहाँ से निकल रहा है तो सेमी सॉलिड. डिसेंडिंग कॉलन है तो Normal. यस, मोर क्लोज टू नॉर्मल. सो ये याद रखना है, इस पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रिएशन. लाइक असेंडिंग कोलन होगा तो लिक्विड, ट्रांसवर्स कोलन है तो लूज टू सेमी सॉलिड होगा, एंड डिसेंडिंग कोलन है तो नियर टू नॉर्मल, क्लोज टू नॉर्मल. इलियोस्टोमी में कंप्लीटली लिक्विड ही होगा. सो इलियोस्टोमी एंड असेंडिंग में लिक्विड होता है. Monitor the pouch system for proper fit and signs of leakage. The pouch is emptied when it is 1/3 full. Yes, ये जो पाउच हमने अप्लाई किया है वो स्टोमी के ऊपर पाउच होता है. सो प्रॉपर फिटिंग वाला है कि नहीं, लीकेज तो नहीं हो रहा है, एंड 1/3 फुल हो जाए तब उसको एम्प्टी करना होता है. Fecal matter should not be allowed to remain on the skin. Skin assessment and care is a priority. वो जो स्टूल है वो स्किन पर नहीं चिपकनी चाहिए, नहीं तो स्किन इरिटेशन हो सकता है, एक्सकोरिएशन हो सकता है, स्किन पीलिंग हो सकता है. सो प्रॉपर स्किन असेसमेंट, स्किन केयर करनी पड़ेगी हमें. मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. व्हाई? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम कोई भी कहीं पर भी, आप पूरी में कहीं पे भी स्टोमी का आप पढ़ रहे हो, ओस्टोमी, सो जहां जहां ओस्टोमी है सेम केयर सब में अप्लाई होगी. सो ड्यू टू वाटरी स्टूल पैसेज, डायरिया है, डायरिया होता है तब पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है बिकॉज वाटर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. तो इसमें हमने ओस्टोमी क्रिएट करके उसको डायरिया करके दिया है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा. सो पेशेंट को डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रिस्क ज्यादा होता है. We have to administer analgesics and antibiotics as prescribed after surgery. Instruct the client to avoid the food that cause excess gas formation and odor, and to eliminate food that are not digested well, such as nuts and corns. Yes, पेशेंट को जब भी ओस्टोमी क्रिएट, इलियोस्टोमी वाला पेशेंट होता है ना, उसको गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करना है. क्यों? बिकॉज इससे डिस्कम्फर्ट होगा. गैस फॉर्मिंग फूड से बहुत खराब स्मेल आएगी, एंड उसका तो स्टूल बैग में कलेक्ट हो रहा है, सो कोई साथ में बैठेगा उसको भी स्मेल आएगी. सो बेटर है कि पेशेंट को बोला है कि गैस फॉर्मिंग फूड ना ले, वरना आपको भी डिस्कम्फर्ट होगा, आपके आजू बाजू वाले को भी होगा. एंड ऐसे फूड्स जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकते, लाइक कॉर्न्स एंड नट्स, जैसे खाएगा वैसे ही एलिमिनेट होंगे, सो ऐसे फूड्स भी अवॉइड करना है. इट माइट गेट स्टक. Instruct the client about trauma care and irrigation as prescribed. See chapter 17 and 17.8 में सब है, how to do the colostomy, irrigation क्या है वो सब हम देखेंगे, बट ये सारी चीज ध्यान रखनी है. Instruct the client that normal activities may be resumed when approved by PSCP. अब नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर सर्जरी कब स्टार्ट करनी है वो PSCP आपको बोलेंगे, वो ही फॉलो करना है. A stoma that is purple or black in color, this is very important point. A stoma that is black or purple in color indicates compromised circulation requiring immediate PSCP notification. Yes,
वो अच्छी बात नहीं है। सो इमीडिएटली पीएससीबी को नोटिफाई करना होगा। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। क्रोन्स डिजीज हम कल देखेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो वी हैव सीन हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी लीवर का एक इन्फेक्शन है, हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स देखे। ट्रांसमिशन कैसे होगा हेपेटाइटिस सी का? एक वर्ड याद रखना है। टेल मी ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी blood and ऑनलाइन। body, हेपेटाइटिस सी blood, ओके। हेपेटाइटिस डी blood, ओके, body, hepatitis B, यस ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स प्लस हेपेटाइटिस बी, तभी डी होगा। हेपेटाइटिस ई fecal oral, फीकल ओरल रूट। ओके, सो ये याद रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड देखा, टेस्ट हमने देखा, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटी एचसीबी वो होगा, एंड कॉम्प्लिकेशंस उसके देखे, हाउ टू प्रिवेंट इट वो हमने देखा। हेपेटाइटिस डी देखा, वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होगा, बट हेपेटाइटिस बी होगा तभी ही होगा। उसके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, ट्रांसमिशन सेम एज एचपीवी, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। इंक्यूबेशन पीरियड देखा, टेस्टिंग हमने देखा, उसके कॉम्प्लिकेशन, उसका प्रिवेंशन हमने देखा। देन देखा हेपेटाइटिस ई, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हमने देखे, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, टेस्टिंग, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन वो देखा। देन हमने क्लाइंट एजुकेशन देखा। कोई भी पर्सन है जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, कोई भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव, हमने जनरल केयर देखी। हाँ, सो घर पे दूसरे लोगों को क्या केयर लेनी चाहिए वो हमने देखा। जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो स्पेसिफिक देखो कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर हेपेटाइटिस ए, बी और सी के अलावा मतलब ब्लड से जो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो बॉडी फ्लूइड से भी नहीं हो रहा है, तो वो प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। सो देखो क्वेश्चन में क्या है पेशेंट। हमने ये पूरी जनरल देखी है। पेनक्रियाटाइटिस देखा, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, उसमें हमने एक्यूट एंड क्रोनिक देखा। उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स देखे कि क्यों होता है। साइन एंड सिम्टम्स देखे एक्यूट के। व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Immune signs and breakdown, Cullen signs and Turner sign. Cullen sign and what is Turner sign? Discoloration of abdomen. Okay. Online students, what is the difference between Cullen signs and Turner sign? What is that? One sign is the discoloration of abdomen and periumbilical area, and thermal sign is the bluish discoloration of the flanks. ओके, सो ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर अम्ली के आसपास होता है, जैसे स्पेरियम लेके रही है, तो हम उसको बोलेंगे कुलन साइन। एंड फ्लैंक रीजन में है, राइट साइड होगा, राइट साइड ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, Left side. साइड, बिकॉज पेंक्रियास इज लोकेटेड एट लेफ्ट साइड, तो वहां पर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन है, दैट इज टर्नर साइन। सो ये उसके हॉलमार्क साइन है। फिर हमने उसके इंटरवेंशंस देखे। देन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस देखा, पेनक्रियाट उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे हमने, एंड उसकी इंटरवेंशन देखी। ओके, जब पर्सन को क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, ये चीज याद रखनी है कि डाइजेशन एबनॉर्मल हो जाएगा। क्रोनिक में ग्लूकोज का भी एबनॉर्मल हो जाएगा, इधर हाइपर या हाइपो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में देखना है क्या है। फिर ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमने तो हाइपर देखा था एंड व्हाई दे आर आस्किंग अबाउट हाइपोग्लाइसेमिया, वो भी हो सकता है बिकॉज पेनक्रियास का फंक्शन ही एबनॉर्मल हो जाएगा। ओके, व्हेन इट बिकम्स सीवियर, मेडिकेशन से भी मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर सर्जरी करना होता है। ओके, सर्जरी में वी कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव द पेनक्रियास। फिर पेनक्रियास रिमूव करेंगे तो फिर ग्लूकोज और उसका क्या होगा? सो हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, पर पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन भी इजीली नहीं होता है जब किडनीज और वो सब हो, इसीलिए उसकी सर्जरी आपको नहीं दी गई। वरना हमने देखा है कि कभी भी कोई एक्सेस होता है तो हम उसको रिमूव करके ठीक कर देते हैं, बट पेनक्रियास में क्या होता है, वी कैन नॉट रिमूव इट, वी हैव टू डू ट्रांसप्लांटेशन। वो भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है तो साथ साथ में करेंगे। सो हमें सिर्फ पेशेंट को क्रोनिक हो गया है तो फिर अब पेशेंट को लाइफ लॉन्ग पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ओरली लेने होंगे, ग्लूकोज मतलब इंसुलिन, ग्लूकोज जो भी उसका प्रॉब्लम है वो सब कुछ ओरली मैनेज करना होगा। अब उसका पेनक्रियास नहीं काम कर रहा है, सो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, फिर हमने देखा इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, मतलब
सकता है सिम्टम्स? यस 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 सो ड्यू टू इरिटेशन, बॉवेल इरिटेट हो गया है कुछ खाने पीने की वजह से, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, बट बॉवेल इरिटेट हो गया है उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिख रहे हैं। डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिपेंड्स। कुछ लोग डायरिया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोग दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग सब हो जाएगा। उसके इंटरवेंशन देखिए, इंटरवेंशन में सिर्फ हाई फाइबर डाइट देना होता है, पानी ज्यादा पीना होता है एंड कुछ मेडिकेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द कॉज। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो बल फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स देंगे, डायरिया है तो एंटी डायरियल देंगे। प्रोबायोटिक लेना, दैट इज गुड फॉर द गट हेल्थ, सो प्रोबायोटिक लेना चाहिए डेली उसको। अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा, इन्फ्लामेशन ऑफ बॉवेल अलोंग विथ अल्सर फॉर्मेशन, सो देयर आर अल्सर्स प्लस इन्फ्लामेशन, वो हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा एंड वो सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ओके हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, एक्यूट क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे हमने। इंटरवेंशंस देखा कि जब एक्यूट फेज होता है तब पेशेंट को खाना नहीं देना है। जीआई सिस्टम में जब भी एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है तब जीआई सिस्टम को रेस्ट ही करवाना होता है, खाना दे के उसको क्यों डिस्टर्ब करना है, सो वो रेस्ट ही करवाएंगे हम। देन हमने अगर देखा कि बहुत ट्राई कर लिया मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लिया, बट अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो डैमेज है, पूरी इंटेस्टाइन डैमेज हो गई है अल्सर्स की वजह से, स्कार टिश्यूज की वजह से, सो नाउ वी हैव टू रिमूव इट। जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया ठीक नहीं हो रहा है, सो जितना डैमेज पोर्शन है उसका रिमूव कर देंगे। बने उतना मिनिमल इन्वेजिव यूज करेंगे, लेप्रोस्कोपी है, रोबोटिक है, या नोट्स यूज करेंगे। सर्जरी कौन सी कर सकते हैं? दो हमने देखी, आरपीसी आईपीडबल, उसमें प्रोटोकोलेक्टोमी एंड एंड जो पाउच है उसका एनास्टोमोसिस। ये सर्जरी दो स्टेप में की जाती है। पहले स्टेप में क्या होगा, डॉक्टर रेक्टम कोलोन रिमूव कर देंगे, एक पाउच क्रिएट कर देंगे, इलियोस्टोमी कर देंगे। फिर दूसरी सर्जरी में पेशेंट आएगा, इलियोस्टोमी क्लोज करेंगे। अब नॉर्मली वो पाउच से, एनस से पेशेंट स्टूल पास करेगा। सिर्फ सेकेंड स्टेप सिर्फ इलियोस्टोमी क्लोज करने के लिए था, तब तक वो उसको हील होने दिया, जो नया पाउच बनाया है डॉक्टर ने वो। देन सेकेंड सर्जरी हमने देखी, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी। तो उसमें डॉक्टर कोलॉन, एनस, बिकॉज अब पेशेंट नॉर्मल स्टूल्स पास करने वाला नहीं है, सो व्हाई टू कीप द एनस, सो एनस, एनल कैनल, रेक्टम, कोलॉन सब कुछ हमने रिमूव कर दिया एंड डायरेक्टली इलियोस्टोमी क्रिएट कर दिया। अब वो परमानेंट ही रहेगा, पेशेंट को वहीं से ही स्टूल पास करना है। कोई भी सर्जरी करो, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस होंगे, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। सो हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन स्टडी किए, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन स्टडी किए। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? स्टोमा जहां पर भी हो तो स्टोमा केयर, स्टोमा कलर, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टोमा कलर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेड एंड पर्पल, ब्लू, ब्लैक, साइनोस, ग्रीनिश पर्पल, कोई भी ये कलर है, दैट इंडिकेट्स कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन एंड वी हैव टू इमीडिएटली नोटिफाई द पीएचसीपी। ओके, एनी डाउट टिल दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? ओके, सो सी यू टुमारो एट 9 AM। आज आपको टेस्ट की लिंक भेज दी जाएगी एंड इट विल गेट ओपन टुमारो एट 9 AM। कल वो ओपन होगी बट आज आपको शेयर कर दूंगी मैं। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.